Sierra Whiskey Papa on 1, 2, 3.5. How do you read? Station calling Chennai Tower. Say again. तो फिर से बोलना पड़ेगा। चेन्नई टावर, Victor Tango Sierra Whiskey Papa on 1, 2, 3.5. How do you read? Victor Tango Sierra Whiskey Papa Chennai Tower. Reading you 5. ठीक है, तो अभी जो मैंने एक वर्ड यूज किया ना, से अगेन, और उसके पहले हमने क्या बोला, स्टेशन कॉलिंग चेन्नई टावर, से अगेन। से अगेन एक स्टैंडर्ड फ्रेज है, एक स्टैंडर्ड वर्डिंग है, हम उसको आगे देखेंगे। से अगेन मतलब होता है कि फिर से बोलिए। ओके, नेक्स्ट स्टेशन, डू द रीडेबिलिटी चेक। ये ऑन बोलना है क्या फ्रीक्वेंसी में, लाइक चेन्नई यस टावर यस, ऑन 1 2 3? हाँ, यस, ऑन इज मैंडेटरी, ऑन फ्रीक्वेंसी। एक बार वो लाइन बोलिएगा, मुझे क्या बोलना होगा स्टेशन के साथ? Chennai Tower, Victor Tango, Victor Romeo Lima on 123.5. How do you read? This is going to be the standard check. Okay. Go ahead. बहुत बेसिक है, आप लोग तो डेली प्रैक्टिस करते होंगे। हाँ, अरे बट जैसे एचएल में मैं क्या करता था, कितना? हाँ सेम, अंकुश भाई, खाली फ्रीक्वेंसी छोड़ के चेन्नई बाकी सब बोलते ये थे। अपना यस यस। एचएल में था कि एचएल टावर विक्टर टैंगो विक्टर रोमियो लिमा, देयर इज अ कॉम चेक, हाउ डू यू रीड? उसी देर इज कॉम चेक को रिप्लेस करना है फ्रीक्वेंसी से, बस। ऑन 123.5, हाउ डू यू रीड? गो अहेड। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। हम्म Chennai Tower, Victor Tango, Victor Romeo Lima on 123.5. How do you read? Victor Tango Victor Romeo Lima Chennai Tower, reading you 5. अभी रिप्लाई में क्या ओके, बोलना होता है? कुछ नहीं। सी, अभी रेडिबिलिटी चेक आपने हाँ, पूछा, हमने पूछा कंफर्म, आगे आएंगे उस स्टेप पे कि फर्दर कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा। रेडिबिलिटी चेक इतना ही, आपने पूछा हाउ डू यू रीड, वी हैड रिप्लाइड कि रीडिंग यू 5, डन, नथिंग एल्स। ओके, विक्टर टेंगो सियरा होटल अल्फा चेन्नई टावर, हाउ डू यू रीड? Sierra Hotel Alpha, Chennai Tower, how do you read? Just a second. Okay, ठीक है, so this was the readability checks. Now we'll move ahead. ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रिप्लाई में क्या बोलना हो सकता है या फिर फर्दर कम्युनिकेट कैसे करेंगे। रीडेबिलिटी चेक में आपने क्वेश्चन पूछा, एटीसी से रिस्पॉन्स आ गया, दैट्स ऑल। नाउ जब आपने पूछा हाउ डू यू रीड और एटीसी ने बोला रीडिंग यू 5, नाउ एटीसी भी पूछ सकता है कि मैं तो आपको ऑन अ स्केल ऑफ 5 सुन पा रहा हूं, बट आप मुझे कैसे सुन पा रहे हो। ठीक है, एटीसी में ऑल्सो आस्क यू, आई एम रीडिंग यू 5 बट हाउ डू यू रीड मी। ठीक है, आप मुझे कैसे सुन रहे हो। सो अगर एटीसी ने बोला कि रीडिंग यू 5, हाउ डू यू रीड, उसने भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया वापस कि यू आर एट 5 बट हाउ आई एम, मैं कैसा हूं। तो उस केस में आप भी उसको रीडेबिलिटी का चेक दे सकते हो। ठीक है, बस उस केस में क्या होता है, सबसे पहले तो उसने जो आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दिया उसका रीडबैक आप देते हो। ठीक है, उसने बोला रीड यू 5 और उसने बोला रीडिंग यू 5, तो आप बोलो रीडिंग यू 5, स्ट्रेंथ 5, विक्टर टेंगो विक्टर रोमियो लीमा, कि मैं भी आपको ऑन द स्केल ऑफ 5 ही सुन पा रहा हूं, जैसा कि आपने मुझे सुना मैं भी आपको ऑन द स्केल ऑफ 5 ही सुन रहा हूं। ये कब,
अगर उसने हाउ डू यू रीड वापस से अपने कॉल में भी पूछ लिया, तब नहीं पूछा तो कॉल खत्म। हमने पूछा हाउ डू यू रीड, उसने रिस्पॉन्स दे दिया रीडिंग यू 5, कॉल खत्म, फिर कुछ बोलने की जरूरत नहीं। क्लियर? अगर उसने पूछा तो क्या बोलेंगे एक बार और? सेम, रीड यू 5 स्ट्रेंथ 5 और अपना अच्छा, कॉल साइन। रीडिंग यू 5 स्ट्रेंथ 5। हाँ, अपना कॉल साइन। अच्छा, ठीक है। रीडिंग यू 5 स्ट्रेंथ 5 विक्टर टैंगो विक्टर रोमियो। इन जनरल अगर आप एटीसी से पूछते हो, ठीक है, बिकॉज हम लोग का कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा कैजुअल हो जाता है प्रोफेशनल फील्ड में आते आते। आप जनरली भी आप ऐसा गौर करते होगे कि जैसा कोई सा भी बुक हमको गाइड करती है, जैसा कोई सा मैनुअल हमको गाइड करती है, ठीक है, बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट वर्कमैन इन द एविएशन फॉर नाउ, सो यू गाइज कैन अंडरस्टैंड। बुक ने हमें बोला कुछ और करने को, हम करते कुछ और हैं। टू सूट द इन्वायरमेंट, जैसा इन्वायरमेंट को जरूरत है, इन्वायरमेंट इन द सेंस जैसा जिस मेंटेनेंस को जरूरत है, उतना जुगाड़ पानी हम लोग करते ही करते हैं। सिमिलरली जब आप पूछोगे रियल टाइम में एटीसी से हाउ डू यू रीड, तो वो एक लाइन का आंसर देगा, ऑन स्ट्रेंथ 5, बस। ठीक है, जल्दीबाजी में वो लोग भी रहते हैं, वो सीधा बोलेंगे ऑन स्ट्रेंथ 5। आप कभी पूछना हाउ डू यू रीड, वो या तो बोलेंगे रीडेबिलिटी स्केल 5, या फिर बोलेंगे स्ट्रेंथ 5, या फिर बोलेंगे ऑन द 5, इस टाइप से। ठीक है, तो जनरल एक मिनट, हाँ हाँ, बोलो बोलो। ये रेडियोलिटी चेक में हम लोग बोलते हम्म, हैं ना, मुंबई टावर विक्टर टैंगो शेरा विस्की पापा। तो हम्म, मतलब मैंने एक दो बार आरटी कॉल किया है मतलब विदाउट वैसे यस ही। यस यस, कोई बात तो नहीं, हाँ हाँ हम लोग उससे बोलते थे एचएल टावर दिस इज द विक्टर टैंगो हाँ शेरा विस्की पापा। तो हाँ ये रजिस्ट्रेशन के पहले हम लोग वहां पे बोलते थे दिस इज द। हाँ, वो नहीं बोलना है। ठीक है, वो सब मैंने कल कल बता रहा था ना, दीज आर द इंग्लिश ग्रामर सेंटेंसेज, वो नहीं बोलना है। बहुत लोग बोलते हैं दिस इज विक्टर टैंगो विक्टर रोमियो लीमा, दिस इज या दिस इज द, ये सब नहीं बोलना है। सिंपल रूल क्या कहता है, ठीक है, रूल ने हमको कोई भी इस चीज को हम लोग बोलते हैं जनरली नाउन या प्रोनाउन। रूल हमको बताया डायरेक्ट नाम लेना है, डायरेक्ट कॉल साइन लेना है, इसके पीछे हम एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे। ठीक है, इज, एम, आर, ऑन, ओवर, एट, ये सब नहीं लगाएंगे। ठीक है, नाउन प्रोनाउन ये सब यूज नहीं करना है, सिंपल कॉल साइन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रूल कहता है। बाकी मिलावट तो बहुत सारा है। ठीक है, हमने कहा ना, जैसे हाउ डू यू रीड, दिस इज द एक्चुअल सेंटेंस, आई विल शो यू नेक्स्ट डे व्हेन वी विल रीड द फ्रेजेज, वहां पे आपको दिखाऊंगा यही 4 सेंटेंस एक्चुअल फ्रेज है। और जो फ्रेज हमको पढ़ाया जाता है, इससे डेविएट नहीं करना होता है। लेकिन आप जनरली देखते होंगे हर कोई बोलता है, हर कोई बोलता है हाउ डू यू रीड मी, इवन काफी जनरल है, हर कोई बोलेगा हाउ डू यू रीड मी, लेकिन रूल कहता है कुछ भी मत बोलो। क्लियर? इवन जब आप कॉल खत्म करते हो तो आप बोलते हो थैंक यू जय हिंद सर, ऐसा करके करते हो ना जनरली, थैंक यू जय हिंद या फिर जय हिंद थैंक सर, यू, जय हिंद। वो सब भी नहीं बोलना है। नो सैल्यूटेशन, नो सर, नो मैडम, कोई ग्रीटिंग नहीं, कोई विशेष नहीं। ठीक है, आप कई बार मॉर्निंग में कॉल करते हो तो ये भी बोलते हो गुड मॉर्निंग बेंगलोर टावर, गुड इस मॉर्निंग, टाइप हाँ। से नहीं बोलना है। सैल्यूटेशंस मना किया गया है। ठीक है, ये सब अलाउड नहीं है। तो एग्जाम में इन सारे चीजों को प्रेजेंट नहीं करने देना है, क्योंकि एग्जाम हम रूल के हिसाब से टेस्टिंग करते हैं। एक बार लाइसेंस आ गया तो फिर आप फ्रेंच में बात करो, कौन पूछ रहा है उससे वो हिंदी में भी बात कर सकते हो अगर कंफर्टेबल है एटीसी तो। ठीक है, तो एग्जाम के पैटर्न को सीखना है। डन? ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक वाज एयरपोर्ट structure, their definitions and diagram. ठीक है, now the basic difference in between aerodrome and airport, ठीक है, this is one of the popular question जो कि बहुत बार लोग पूछते हैं। ठीक है, that what is the difference in between airport and aerodrome, what is the basic difference? See, the definition says अगर किसी एयरफील्ड पे, ठीक है, एयरफील्ड चाहे लैंड पे हो या ऑन द
वाटर हो, ठीक है, पानी पे भी अगर आप फ्लोटिंग सरफेस बना सकते हो तो वहां उसको भी एयरफील्ड ही बोला जाता है। किसी भी एयरफील्ड पे अगर मिनिमम 3 बेसिक रिक्वायरमेंट, एरिया फॉर द लैंडिंग एंड टेक ऑफ ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है, 3 बेसिक रिक्वायरमेंट, एरिया फॉर द लैंडिंग एंड टेक ऑफ मीन्स रनवे, दूसरा एरिया फॉर द पार्किंग एंड द कॉरिडोर कनेक्टिंग दीज टू पार्ट्स। अगर हम किसी भी एयरफील्ड पे ये 3 व्यवस्था कर दें तो वो कहलाता है एरोड्रोम। ठीक है, आप कोई भी एयरक्राफ्ट रनवे के ऊपर पार्क नहीं कर सकते हो, किसी भी केस में नहीं। रनवे हमेशा खाली रहना चाहिए, हमेशा। लैंड करेगा, इन केस ऑफ एक्सीडेंट आधे एक घंटे के लिए ब्लॉक हो जाए अलग चीज है, बट रनवे हमेशा खाली रहना चाहिए, एयर स्ट्रिप हमेशा वैकेंट रहना चाहिए। तो पार्किंग रनवे के ऊपर नहीं हो सकती है, तो पार्किंग के लिए एक एरिया चाहिए। तो आप कोई सा भी एरोड्रोम बनाओ, एक चाहिए आपको पार्किंग एरिया, कम से कम का बात कर रहा हूं, दूसरा रनवे, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए टैक्सीवे। अगर ये 3 चीज अवेलेबल हो जाती है तो वो कहलाता है एरोड्रोम। आप लोगों ने बहुत सारा एग्जांपल देखा होगा, इन द बेंगलोर ओनली जक्कुर एरोड्रोम इज देयर। एयर स्ट्रिप है, पास में हैंगर है जिसको पार्किंग एरिया की तरह वो लोग यूज करते हैं, और उसी का कनेक्टिंग टैक्सीवे है। यू माइट हैव सीन बेल्लारी एयरपोर्ट, ठीक है, अपना नॉट जिंदल वाला, दिस वन आयरन एलॉय वाला रनवे है, ओपल। ओपल वाला, हाँ, रनवे है, कनेक्टिंग हमारा टैक्सीवे ऑटो है, नहीं। हैंगर है, बस। देयर आर मेनी एग्जांपल्स। तो ये तीनों चीज आप कहीं पे व्यवस्था कर दो, एरोड्रोम। फिर आया बात एयरपोर्ट, ठीक है। जैसे ही शब्द ऐड होता है ना पोर्ट, इसका मतलब होता है समथिंग इज बीइंग लोडेड एंड अनलोडेड। कुछ उतारना चढ़ाना स्टार्ट हुआ ना तो भी हम उसको पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। सी पोर्ट्स क्यों होता है समुद्र में पोर्ट्स? क्योंकि वहां पे गुड्स या प्रोडक्ट्स, कॉमर्शियल वाले, बिजनेस वाले आते हैं, वहां पे सामान उतारा जाता है और वहां पे फिर उसी पे कुछ ना कुछ चढ़ाया जाता है। तो उतारने और चढ़ाने का सर्विसेज जैसे ही हमने एनेबल किया वो कहला जाता है पोर्ट। अब लोडिंग अनलोडिंग इज नॉट अ कंसर्न ऑफ ओनली लोड और अनलोड, इसमें बहुत सारे टर्म इन्वॉल्व हो जाते हैं। लीगल, सिक्योरिटी, ठीक है, लीगल, सिक्योरिटी एंड वैलिडेशन। अब आप बोलोगे ये सब आपने क्या बोल दिया? लीगल इन द सेंस आप वहां पे सामान उतार रहे हो, चढ़ा रहे हो, क्या पता आपके इस जहाज पे कोई क्रिमिनल बैठ के विदेश भाग जाए, आपके इस जहाज पे कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा हो, किसी बच्चे को चोरी करके उसका ऑर्गन बेच दे रहा है चुपचाप चुपचाप से, स्मगलिंग कर रहा हो, ठीक है। सिक्योरिटी थ्रेट, कोई क्रिमिनल चुपके से जेल से भागा और आपके जहाज में बैठ के चला गया। वैलिडेशन, किसी चीज को हमने बैन किया है, आपने उसको बिजनेस में स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होने लगती है पोर्टिंग के साथ। तो अगर आपको पोर्ट करना है, चाहे पैसेंजर हो या प्रोडक्ट हो, ठीक है, प्रोडक्ट यानी गुड्स, कार्गो जनरली जिसको आप बोलते हो, कार्गो हो या पैसेंजर हो, अगर आप इसको लोड या अनलोड करते हो तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है आपको वहां पे सिक्योरिटी सर्विसेज डालनी होगी, ठीक है। सिक्योरिटी सर्विसेज कौन डालेगा? BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, ठीक है, इन कंसल्टेशन विथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आपने BCS और AAI का सर्विस सिक्योरिटी वैलिडेशन नहीं रखा है तो आप वहां पे पोर्ट का सर्विसेज अनेबल नहीं कर सकते। आप सिर्फ जहाज को लाओ, मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए लाओ और उड़ाओ। फिर आपको डाउट हो सकता है देन हाउ जक्कुर एरोड्रोम, वहां तो स्टूडेंट चढ़ते हैं उतरते हैं, उनको कैसे नहीं एयरपोर्ट या सिक्योरिटी सर्विसेज की जरूरत पड़ी? अभी तक इंडिया में फ्लाइंग ट्रेनिंग, ठीक है, फ्लाइंग ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको कमर्शियलाइज स्टैंडर्ड नहीं मिला है, इनको बिजनेस नहीं बोला जाता है, दोज आर ट्रेनिंग स्कूल्स। तो वो इस चीज से एग्जम्प्टेड है। तो कोई भी छोटा एयरफील्ड जहां पे पायलट्स की ट्रेनिंग होती है, अगर वो सिक्योरिटी सर्विसेज नहीं भी रखते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक तो सेकेंड। पोर्ट के साथ, हाँ हाँ,
अभी जैसे आपने बोला कि जैसे ट्रेनिंग जहाँ पे चल रही है बच्चों की, वहां पे अगर विदाउट सिक्योरिटी ये सब हो रहा है तो वो बिजनेस हम्म, में मतलब एयरपोर्ट में नहीं काउंट होगा ना। हाँ हाँ तो अभी एक चीज बताइए, जैसे हमारा होतुर एरोड्रम है, तो वहां पे हाँ प्राइवेट हाँ, अभी एयरक्राफ्ट अभी आते हैं अभी प्लस। ये पब्लिक क्लास में इसको लीक नहीं करना है, ठीक है। इस चीज को लीक नहीं करना है कहीं भी। प्राइवेट एरोड्रोम में कई बार पैसेंजर चुपके से चढ़ उतर जाते हैं, हाइड रखा जाता है, ठीक है। इस चीज को लीक नहीं करना है। ओनली वन। हाँ, ठीक है। या फिर आप वहां पे जब प्राइवेट ऑपरेटर बोलते हो ना, या प्राइवेट सर्विसेज बोलते हो, वहां पे आप उसी पैसेंजर को बिठाते हो जो प्राइवेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट है। टीवीएस वाले आपके, उनका एयरक्राफ्ट प्राइवेट है, एनएसओपी नहीं है। वो अपने 1-to-1 यूज के लिए जा रहे हैं। और उसके अलावा भी हमने पार्शियल बीसीएस सिक्योरिटी ले रखा है कि हम प्राइवेट कैटेगरीज के 2-4 पैसेंजर हैं, इनको चढ़ाएंगे इस टाइप से, ओके। ठीक है। तो ये ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट है। फर्दर बस बेसिक यही कहता है, कुछ चढ़ा रहे हो, उतार रहे हो, सिक्योरिटी सर्विसेज एनेबल करो, ठीक है। ऑफ द फिगर आप क्या करते हो, नोबडी इज गोइंग टू चेक, बट वंस इट विल बी चेक्ड यू विल बी punished by the laws, ठीक है। so this was the airport and aerodrome then। similarly कई जगह छोटे छोटे हेलीपैड होते हैं। अगर वो प्राइवेट एयरफील्ड है तो जो ओनर है या ओनर के रिलेटिव हैं या ओनर के फैमिली मेंबर्स, यही सब वहां से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर वहां से कॉमर्शियल यूज कुछ दिखाना चाहते, पोर्ट, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। हाँ, अब कई बार जैसे मान लो कि आपका इंटरनेशनल ट्रिप नहीं है, डोमेस्टिक ट्रिप है, तो ऑपरेशंस में इसके रिगार्डिंग बहुत सारे रिलैक्सेशंस हैं। डोमेस्टिक ट्रिप है, फिक्स्ड टाइम जॉय राइड है कि बार बार एयरक्राफ्ट यहां से उड़ के यहीं जाएगा, यहां से उड़ के यहीं जाएगा, कहीं दूसरी जगह उसको नहीं जाना है। तो इस केस में 2 दिन 3 दिन के लिए आपको ऑपरेशंस की परमिशन मिल जाती है इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। नेताओं को उड़ाना है, चढ़ाना है, किसी भी एयरफील्ड से कहीं भी उठाओ चढ़ाओ, कोई कुछ नहीं बोल रहा है आपको, ठीक है। तो दीज आर द केसेस जहां पे ऑपरेशंस में एग्जाम्पशन मिलता है। बट बेसिक रिक्वायरमेंट है, चढ़ाओगे उतारोगे सिक्योरिटी चेक करवा के, क्लियर, ताकि नए सिक्योरिटी थ्रेट आए, नए वैलिडेशन का थ्रेट आए, और स्मगलिंग वगैरह तो हो ही नहीं ना। तो जब हम एयरपोर्ट बनाते हैं तो 3 चीज के अलावा बहुत सारी चीजें ऐड होने लगती है। कैसे, आप पैसेंजर को उतारोगे चढ़ाओगे, तो वो आपके एयरपोर्ट पे जैसे मान लो कि उनका 12 बजे का फ्लाइट है, तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट वो आएंगे आपके जहाज में घुस जाएंगे। और अगर आप उसको डायरेक्ट जहाज का एक्सेस दोगे तो जहाज के सामने भीड़ लगा देंगे। तो पैसेंजर अगर 12 बजे का फ्लाइट ले रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, तो 10 बजे आएंगे, 8 बजे आ सकते हैं, इस टाइप से। उनको बैठने के लिए स्पेस चाहिए, आप उनको बैठने के लिए चेयर्स लगाओ, पार्किंग लाउंज बनाओ, ठीक है, वेटिंग हॉल्स बनाओ, इस टाइप से। प्लस आप जो टिकट इश्यू करते हो तो टिकटिंग सर्विसेज के लिए लोगों के लिए भी टर्मिनल बिल्डिंग चाहिए, स्पेस चाहिए। बैग स्कैन करोगे, सिक्योरिटी स्कैन करोगे, उसके लिए भी एरिया चाहिए, जगह चाहिए। सिक्योरिटी सर्विसेज जहां पे चेक करेंगे उस स्टाफ के लिए भी जगह चाहिए। जो आपके ऑपरेशंस की टीम होंगे उनके लिए जगह चाहिए, ठीक है। एसी रूम लगा के दोगे तो पैसेंजर आएंगे। जो पैसेंजर आएंगे अपने व्हीकल से आएंगे, कार से, बाइक से, जैसे भी आएंगे, तो उनके लिए पार्किंग एरिया चाहिए। आके कहाँ लगाएंगे गाड़ी, रोड पे नहीं। तो जैसे जैसे आपके एयरपोर्ट्स का यूटिलाइजेशन बढ़ता है, आपको वहां पे सर्विसेज बढ़ानी पड़ती है। तो जब आप एयरपोर्ट बनाने लगते हो तो पार्किंग एरिया बड़े बड़े हो जाते हैं, टर्मिनल बिल्डिंग हो जाते हैं, पार्किंग एरिया फॉर व्हीकल्स हो जाते हैं। जो एयरक्राफ्ट आपके यहाँ आएगा खराब भी हो सकता है, तो मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस बेज, मेंटेनेंस हैंगर, फ्यूल करवाएगा कोई जहाज। ऐसा तो नहीं है कि अपने फुल कैपेसिटी फ्यूल लोड करके ही चलेगा। कोई जहाज कहीं पे ट्रांजिट लेना चाहता है या होल्ड करना चाहता है तो उसको वहां पे फ्यूलिंग सर्विसेज भी चाहिए, तो आप फ्यूल डिपे बनाओगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिक्स्ड एरोप्लेन ही आपके पास आए, हेलीकॉप्टर भी आ सकता है, लाइक दैट। कंट्रोल करने के लिए एटीसी टावर होना चाहिए, ठीक है। सो ये सारी चीजें एडिशनली आपको इनहेंस करनी पड़ती है जैसे जैसे आप एयरपोर्ट बनाते हो, ठीक है। रेलवे स्टेशन इज सिंपली एग्जेम्प्टेड। ये फोटो मैंने गूगल से उठाया, तो आपको यहाँ पे रेलवे स्टेशन दिख रहा होगा। बाकी रेलवे स्टेशन का एयरपोर्ट के उससे कोई यूज नहीं है। आप चाहो तो बनाओ, नहीं चाहो मत बनाओ, कोई पूछ नहीं रहा, ठीक है। कनेक्टिविटी बस दो जैसे भी देना चाहते हो।
तो ये सारी सर्विसेज आप अपने एयरपोर्ट पे अवेल करवाओगे। आप अपने एयरपोर्ट का मतलब क्या? आप खुद भी अपना एक एयरपोर्ट बना सकते हो अगर आपके पास पैसा है। क्लियरेंस कौन देगा? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। बाकी सर्विसेज जितना चीनी डालोगे उतनी चाय मीठी होगी, जितना पैसा लगाओगे उतने ज्यादा सर्विसेज आपके पास आएगा। आप उतना ज्यादा पैसा कैसे लगाओगे, क्यों लगाओगे? क्योंकि आपके पास पैसेंजर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ठीक है। पैसेंजर ज्यादा आ रहे हैं, बिजनेस ज्यादा हो रहा है, पैसा ज्यादा कमा रहे हो, ज्यादा कमा रहे हो, बिजनेस बढ़ाओगे। ठीक है। तो आप जैसे जैसे अपने सर्विसेज को इंक्रीज करोगे, एडिशनल चीजें आपके पोर्ट में, एयरफील्ड में ऐड होती जाएगी और आपका एयरपोर्ट ब्रॉड होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। क्लियर? सो दीज आर द थिंग्स फॉर द aerodrome and airport. So whenever they may ask in part 2 what is the difference between aerodrome and airport, I'll suggest कि आप जब भी इस चीज को एक्सप्लेन करो, एरोड्रोम एंड एयरपोर्ट को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो, क्योंकि डिफिनीशन कई बार बोरिंग हो जाती है, लोगों को पल्ले नहीं पड़ती आसानी से। एग्जाम्पल दियोगे तुरंत कैप्चर करेंगे कि हाँ इसको क्लैरिटी है कि कहना क्या चाह रहा है, या इस चीज को इस पर्सन को इसकी समझ है कि हाउ एरोड्रोम एंड एयरपोर्ट इज बीइंग डिफरेंशिएटेड। सीधा सवाल। ओन या ऑपरेट कोई भी कर सकता है। सपोज आपके सामने एग्जांपल है BIAL, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, एक प्राइवेट कंपनी है, ऑपरेट करती है। CIASL, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड, जो भी है। आपका टाल एरोड्रोम है इन फ्रंट ऑफ यू ओनली। दीज आर द प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स विच विल पे द चार्जेस टू अवेल द सर्विसेज एंड फॉलो द गाइडलाइन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और CR का एक है सेक्शन 6, एरोड्रोम स्टैंडर्ड एंड लाइसेंसिंग। CR सेक्शन 6, एरोड्रोम स्टैंडर्ड एंड लाइसेंसिंग। इसको फॉलो करते हुए आप कंप्लाई करो और अपना एयरपोर्ट बना लो। क्लियर? जैसे मान लो आपने एयरपोर्ट बनाया, सिक्योरिटी सर्विसेज चाहिए, तो क्या आप अपना प्राइवेट गार्ड रख सकते हो? नहीं। किसको रखना पड़ेगा? BCS से पूछना पड़ेगा कि मैं अपने यहाँ पे गार्ड किसको रखूं। BCS बोलेगा एक काम करो, CISF को हायर करो। CISF के 20,000 जवान उतरेंगे, उनकी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख पर मंथ रहती होगी, जो भी रहती होगी, 50,000 60,000 भी रहते हैं। उसका चार्ज आप पे करोगे BCS को। BCS उसको आपस में बांटते रहेगा जैसे बांटे। ठीक है। हो सकता है कुछ कुछ एरिया में वो बोले कि चलो आप प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी रख लो। कहां पे? टर्मिनल इंट्रेंस तक। ठीक है। टर्मिनल इंट्रेंस तक आप प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रख लो, कोई बात नहीं। लेकिन सिक्योरिटी चेक जहाज में बैठने से पहले हमारा सरकारी बंदा करेगा, मतलब CISF करेगा। सो दीज आर द मिक्स्ड सर्विसेज यू कैन अवेल ऑफ। चाहिए तो गवर्नमेंट से सर्विसेज अवेल कर लो, पैसा दोनों को ही देना है, चाहे तो प्राइवेट प्लेयर को दे लो। तो एयरपोर्ट एंड एरोड्रोम आर दीज थिंग्स ओनली। क्लियर? नाउ I'll move to the parts of an aerodrome or an airport, कि उसके पार्ट्स कौन कौन हैं। ठीक है। कौन कौन से उसके एरिया है, उनके डेफिनेशन देखेंगे और उनको समझेंगे। प्लीज लेट मी नो इफ माय स्क्रीन इज विजुअल टू ऑल। ऐसा तो नहीं है कि स्क्रीन बीच में अटक गया? नो नो नो। ओके। सो द मेन एंड वेरी बेसिक डेफिनेशन इज अबाउट रनवे। ठीक है। द एरिया ओवर एन एयरफील्ड, बोल लो डायरेक्ट। द एरिया ओवर एन एयरफील्ड, ठीक है, अवेलेबल फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट। जहां पे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ या लैंड करता है उस एरिया को बोलते हैं रनवे। ठीक है। सो द एरिया ऑफ एन एयरफील्ड अवेलेबल फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग रन फॉर एन एयरक्राफ्ट दैट इज नोन एज रनवे। नाम से क्लियर है, रनवे दौड़ने के लिए रास्ता। अब एयरक्राफ्ट दौड़ेगा क्यों? टेक ऑफ करने के लिए, स्पीड बनाने के लिए, रन करना पड़ेगा उसको। लैंड करने के बाद भी ब्रेक मारने से पहले उसको थोड़ा सा स्पीड रिड्यूस करना पड़ेगा। तो रनवे के ऊपर एयरक्राफ्ट रन करता है, रनवे। क्लियर? ये सारे डेफिनेशन आपको इसमें मिलेंगे, नोट नंबर 3 में। ठीक है। हालांकि अगर आप अभी नोट कर पाओगे दैट विल बी बेटर, नहीं भी करो कोई बात नहीं, आपको इसमें मिल जाएंगे सबके सब डेफिनेशन, शुरू में ही लिखेंगे।
So it was runway. Now next is very important, एप्रॉन। ठीक है, एक लाइन से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले रनवे, ठीक है, एंड देन एप्रॉन। आप देखो ये वाला एरिया कहलाता है एप्रॉन। एप्रॉन को डिफाइन करने में कुछ चीजों को ध्यान में रखना, ठीक है। एप्रॉन का डिफिनेशन क्या है? द एरिया ओवर एन एयरपोर्ट अवेलेबल फॉर, चार चीजें ध्यान रखना, ठीक है। द एरिया ओवर एन एयरफील्ड, ठीक है, अवेलेबल फॉर पार्किंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट। एप्रोन का सबसे पहला पर्पस है पार्किंग, पार्किंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट। दूसरा, इम्बार्केशन एंड डिसइम्बार्केशन ऑफ पैसेंजर्स या गुड्स। इम्बार्केशन या डिसइम्बार्केशन मतलब लोडिंग या अनलोडिंग, या बोर्डिंग या अनबोर्डिंग बोल सकते हो आप इसको। इम्बार्केशन या बोर्डिंग अनबोर्डिंग ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स। तीसरा, फ्यूलिंग, एंड चौथा, मेंटेनेंस। एप्रोन के ऊपर आप क्या क्या कर सकते हो? पार्किंग, पैसेंजर या सामान को लोड अनलोड कर सकते हो, फ्यूलिंग कर सकते हो, और माइनर शेड्यूल लाइन मेंटेनेंस कर सकते हो ओवर द एप्रोन। सो द एरिया ओवर एन एयरफील्ड अवेलेबल फॉर पार्किंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट, embarkation and disembarkation of passengers or goods, fueling, and minor schedule line maintenances of an aircraft. This area is known as apron. मैं क्लियर? चार डिफिनेशन हमेशा काउंट करवाना, जैसे ही बोले एप्रोन चार चीजें। क्लियर टू ऑल? Yeah. Okay. Now the next is taxiway. ठीक है, taxiway. Taxiway is a pathway or corridor. ठीक है, taxiway is a pathway. ठीक है, taxiway is a pathway which connects runway to apron. दो चीजों को कनेक्ट करता है, रनवे को एप्रोन से, विच कनेक्ट्स रनवे टू एप्रोन एंड टू डिफाइंड प्लेसेस ऑफ एन एयरपोर्ट। जरूरी नहीं है कि टैक्सीवे हमेशा रनवे और एप्रोन को ही कनेक्ट करे, दो अलग अलग प्लेसेस को भी कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, सपोज यह पॉइंट नंबर ए और यह पॉइंट नंबर बी, इन दोनों के बीच का भी जो रास्ता है ये टैक्सीवे ही कहलाता है। ठीक है, सो द टैक्सीवे इज अ पाथवे ओवर एन एयरफील्ड विच कनेक्ट्स एप्रोन टू रनवे और टू डिफाइंड प्लेसेस ऑफ एन एयरफील्ड वेयर, जहां पे एयरक्राफ्ट रन अंडर इट्स ओन पावर या फिर एयरक्राफ्ट मूव्स अंडर इट्स ओन पावर। वेरी इंपॉर्टेंट। तो टैक्सीवे के डेफिनेशन को तीन टर्म में तोड़ना है। कैसे? द पाथवे which connects runway to apron and two defined places of an airport where, जहां पे aircraft moves under its own power। टैक्सीवे के ऊपर एयरक्राफ्ट अपने पावर से मूव करना चाहिए। अगर एयरक्राफ्ट अपने पावर से मूव नहीं कर पाएगा तो वो टैक्सीवे में एंटर नहीं कर सकता है, यानी एयरक्राफ्ट अपने इंजन के पावर से मूव करेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टैक्सीवे। ना, टैक्सी और टोइंग में बेसिक डिफरेंस यही है। ठीक है, व्हेन एयरक्राफ्ट मूव अंडर इट्स ओन पावर इट इज नोन एज टैक्सीइंग, और व्हेन एयरक्राफ्ट इज मूव बाय द हेल्प ऑफ टो ट्रैक्टर और एक्सटर्नल व्हीकल दैट इज नोन एज टोइंग। तो टैक्सी वे के ऊपर टोइंग नहीं हो सकता है, एयरक्राफ्ट को अपने पावर से मूव करना है, अदर देन केस ऑफ इमरजेंसी। क्रैश हो गया तो खींच के ही लाना पड़ेगा चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो टैक्सी वे का डेफिनेशन रहा ये, अपने पावर से मूव करेगा एयरक्राफ्ट और ये कनेक्ट करेगा एप्रोन को रनवे से और दो अलग अलग पॉइंट को विद इन द एयरपोर्ट। क्लियर? नाउ एप्रोन, हाँ, एप्रोन के अंदर बने रहते हैं पार्किंग स्टैंड्स या पार्किंग बे। ठीक है, एप्रोन के अंदर में रहेगा बे नंबर 1, 2, 3, 4, या फिर इसी को कुछ लोग बोलते हैं स्टैंड्स। चाहे बे बोलो या स्टैंड्स बोलो, बात बराबर है। ठीक है, और हर बे या स्टैंड्स एयरक्राफ्ट के साइज के हिसाब से मार्क्ड रहता है।
कि इस बे पे कितना बड़ा एयरक्राफ्ट या कौन कौन सा एयरक्राफ्ट पार्क हो सकता है। ठीक है, छोटे छोटे एयरक्राफ्ट का अगर जनरल एविएशन टर्मिनल है तो उसका मैक्सिमम स्पैन रहेगा 50 मीटर। अब अगर आप एयरबस 380 ले आओगे तो ये दूसरे एयरक्राफ्ट को ठोक देगा साइड से, तो वो नहीं करना है। एप्रोन या बे मार्क रहता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, उसको कहते हैं स्टैंड्स या बे, पार्किंग बे। डायरेक्ट बे नहीं बोलते हैं, पार्किंग बे। ठीक है, चलो, जो काम टैक्सी वे का एयरपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये कनेक्ट करता है रनवे को एप्रोन से या फिर दो अलग अलग पॉइंट को एयरपोर्ट के अंदर, सेम काम करता है रैंप, लेकिन एप्रोन के अंदर। ठीक है, रैंप भी क्या है? रैंप इज ऑल्सो अ पाथवे विद इन द एप्रोन, ठीक है, विच कनेक्ट द डिफरेंट स्टैंड्स विद इन द एप्रोन। ये भी एक रास्ता है एप्रोन के अंदर में जो कि एयरक्राफ्ट और स्टैंड्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, आप लोगों ने कभी फैशन शो वगैरह में देखा होगा रैंप वॉक, तो वहां पे रैंप उसको क्यों बोलते हैं? एक एक पाथवे बनाया हुआ है, मॉडल आए यहाँ पे परफॉर्म किया, रिटर्न हो गए। सिमिलरली यहाँ पे हमने एप्रोन के अंदर रास्ता बना दिया। सपोज इस वाले एयरक्राफ्ट को जाना है टेक ऑफ के लिए, ये पुशबैक होके पीछे आएगा, ठीक है, और अपना इंजन स्टार्ट करके यहां से निकल जाएगा। तो ये जो पुशबैक करके पीछे आया और इस रास्ते का यूज किया, ये कहलाता है रैंप। मैं क्लियर? विच कनेक्ट्स द डिफरेंट स्टैंड्स एंड टू डिफरेंट पॉइंट विद इन द एप्रोन। तो टैक्सी वे जैसा एयरपोर्ट के साथ है, सेम रैंप एप्रोन के अंदर में है। क्लियर? इसलिए जब आप एप्रोन पे रहते हो तो आप रैंप जैकेट पहनते हो कि हम एप्रोन के अंदर मूव कर रहे हैं, हम रैंप वॉक कर रहे हैं, तो हम रैंप जैकेट पहने हुए हैं। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स अबाउट रैंप, एप्रोन एंड टैक्सीवे। एम आई क्लियर ओवर दीज थिंग्स? ये सब क्लियर है आपको? Yeah. ठीक है, तो हाँ, नाउ अब आते हैं हैंगर्स। तो आपको पता ही है जहां पे एयरक्राफ्ट पार्क हो सकता है या मेंटेनेंस हो सकता है, एकोमोडेट कर लेगा पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट या आधा। हैंगर, हैंगर का प्राइमरी फंक्शन स्टार्टिंग में पार्किंग के लिए ही बनाया गया था, स्टोरेज के लिए। आप भी जब गाड़ी खरीदते हो ना तो कोई ना कोई टीन शेड बना देते हो, एक छप्पर सा बना देते हो कि उसके नीचे रखेंगे गाड़ी, क्योंकि गाड़ी बहुत पैसे से आपने खरीदा है। तो हैंगर इनिशियली में हाउसिंग के लिए बनाया गया था, ठीक है, लेकिन ये महंगा और इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा हो गई, जहाज हमने इतना खरीद लिए कि अब पार्किंग के लिए जगह ही नहीं बचा, तो खुले में रखना शुरू किया। आप जहाँ पे आसपास कॉलोनी में रहते होगे, कोई कोई अपार्टमेंट आपको पार्किंग के लिए शेल्टर प्रोवाइड करेगा, बेसमेंट सेक्शन पूरा खाली है, पार्क कर लो। कोई कोई बोलेगा रोड पे ही पार्क करो, जगह नहीं है। सिमिलरली हैंगर्स प्राइमरी फंक्शन था पार्किंग, लेकिन अब जगह नहीं है तो रैंप पे पार्क करो चुप से, हमारे पास अंदर जगह नहीं है। ठीक है, कॉस्टली हो गया। मेंटेनेंस हैंगर या मेंटेनेंस बे, कई बार क्या होता है कि आप अगर फ्यूलिंग या डिफिलिंग टाइप के मेंटेनेंस करना चाहते हो जहां पे आप बहुत ज्यादा गंदगी मचाओगे, तो जनरल एप्रोन पे मेंटेनेंस करने नहीं देगा, एक्सटेंसिव डिसअसेंबली करने नहीं देगा। उसके लिए मेंटेनेंस बे बनाया रहता है कि जाओ अपने जहाज का तोड़फोड़ उधर जाके करो, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करने देगा। तो इस उसको कई बार लोग रिमोट वे बोलते हैं, आइसोलेटेड वे बोलते हैं, मेंटेनेंस बे बोलते हैं। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट, अब अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग रनवे को। रनवे को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी छोटी छोटी चीजें पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 5 में डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। ठीक है, रनवे हमने पढ़ा कि एयरक्राफ्ट के टेक ऑफ या लैंडिंग रन के लिए जो एरिया अवेलेबल है दैट इज रनवे। रनवे को लॉन्गिट्यूडिनली एक लाइन डिवाइड करती है, दैट इज नोन एज रनवे सेंटर लाइन। ठीक है, रनवे सेंटर लाइन लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड, हॉरिजॉन्टली नहीं। रनवे सेंटर लाइन होता है लॉन्गिट्यूडनली, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड जो लाइन करेगी रनवे को, दैट इज नोन एज रनवे सेंटर लाइन। क्लियर? नाउ जब हम अपने एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ के लिए पोजीशन करेंगे रनवे पे, तो
इनिशियल पॉइंट पे हम पोजीशन करेंगे जहां पे हम टेक ऑफ स्टार्ट करेंगे, तो उसको बोला जाता है रनवे थ्रेशोल्ड। ठीक है, रनवे थ्रेशोल्ड। ठीक है, द एरिया इनसाइड द रनवे, रनवे के अंदर का एरिया। ठीक है, रनवे थ्रेशोल्ड मतलब बिगिनिंग ऑफ द रनवे वेयर aircraft lined up for the takeoff run, that is known as runway threshold। या फिर इसको दूसरे डेफिनेशन में कहा जाता है बिगिनिंग ऑफ द रनवे अवेलेबल फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग, बिगिनिंग ऑफ द रनवे आफ्टर विच रनवे इज अवेलेबल फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग, दैट इज नोन एज रनवे थ्रेशोल्ड। अब आप बोलोगे आप तो बिगिनिंग बोल रहे हो, बिगिनिंग मतलब होता है शुरुआत, तो रनवे थ्रेशोल्ड हमको इस साइड भी दिख रहा है, ऐसा कैसे हो गया? अगर हम इधर बोलते हैं बिगिनिंग तो इधर होना चाहिए एंड। रनवे थ्रेशोल्ड हमेशा रनवे की शुरुआत को बोला जाता है। हमको यहाँ पे दो थ्रेशोल्ड इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि इसी एक रनवे के अंदर में दो अलग अलग रनवे एस्टेब्लिश्ड हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए अब आप बस इतना ही समझो, रनवे थ्रेशोल्ड मतलब रनवे का शुरुआती एरिया जहां के बाद से रनवे अवेलेबल है हमारे लिए, किस चीज के लिए? टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए। थ्रेशोल्ड से पीछे रनवे हमारे लिए अनअवेलेबल है, इसके बाद ही रनवे अवेलेबल है। am I क्लियर थ्रेशोल्ड वाला चीज? यस। ठीक है। नाउ रनवे थ्रेशोल्ड तो हमको बता गया। अब अगर सपोज कोई एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करना चाहता है तो यहां से अपने एयरक्राफ्ट को लाएगा, यहाँ पे पार्क किया, रन किया, टेक ऑफ कर लिया। कोई एयरक्राफ्ट लैंड करना चाहता है तो जनरली वो रनवे थ्रेशोल्ड पे या उससे आगे लैंड करेगा, लेकिन प्रोसीजर सजेस्ट कि आप रनवे थ्रेशोल्ड पे लैंड मत करो। नहीं तो सपोज आप रनवे थ्रेशोल्ड को अपना एम बनाते हुए आए और गलती से आपके एयरक्राफ्ट का व्हील रनवे से पहले लैंड, थ्रेशोल्ड से पहले लैंड कर गया, तो आपका एयरक्राफ्ट तो क्रैश हो जाएगा, क्योंकि हमने थ्रेशोल्ड के आगे के रोड को अच्छा बनाया है, इससे पीछे अच्छा रोड नहीं है, तो आपका एयरक्राफ्ट क्रैश हो सकता है। तो एयरक्राफ्ट के लैंडिंग के लिए एक सजेस्ट किया जाता है रनवे के थ्रेशोल्ड के बाद का एरिया, जिसको बोला जाता है टच डाउन जोन। ये देखो आपको डुअल लाइन के मार्किंग दिख रहे होंगे, ये कुछ दूर तक ही रहता है हर एक बिगिनिंग में। इधर साइड भी आपको दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि दो अलग अलग रनवे हैं, इसलिए आपको दिख रहा होगा। तो टच डाउन जोन, आप अपने एयरक्राफ्ट को कहां तक में टच डाउन करवा लो। अगर आप यहां तक में टच डाउन नहीं करवा पाए तो टच करो भी मत, आपसे लैंडिंग नहीं हो पाएगी। आप एक बार फिर से टेक ऑफ करो और दोबारा लैंडिंग का ट्राई करो। तो इसको बोला जाता है टच डाउन जोन, द एरिया ओवर अ रनवे अंडर विच उसके अंदर ही अंदर एयरक्राफ्ट शैल टच दियर व्हील्स फॉर द लैंडिंग, दैट इज नोन एज टच डाउन जोन। इस जोन के अंदर अंदर आप टच डाउन करा लो, नहीं तो आपसे नहीं होगा भाई। फिर क्या होता है, एक होता है एमिंग पॉइंट, कि पायलट को पता कैसे चलेगी कहां पे उतारूं, किसको एम करूं। कहीं भी जब आप निशाना बनाते हो कहीं भी, तो आप किसी न किसी को एम करते हो कि उसको टिका के मारेंगे तो लग जाएगा। सिमिलरली लैंड करने आएगा तो कैसे एम करे, तो एक टच डाउन जोन के अंदर में ही दो मोटे मोटे व्हाइट कलर के मार्किंग बनाए जाते हैं कि एक काम करो पायलट साहब, आपकी ट्रेनिंग कैसी हुई है नहीं हुई मुझे पता नहीं, बट मेरे साइड से ये गाइडलाइन है कि आप इसको एम करो। अगर आप इससे थोड़ा सा आगे भी लैंड कर पाए ना तो कोई बात नहीं, टच डाउन जोन हमारा बहुत बड़ा है, चलेगा। या फिर इससे अगर पीछे भी आपने लैंड किया तो कोई बात नहीं, रनवे हमारा इनफ पीछे तक भी है। तो एक काम करो, आप इसको एम करो, आगे पीछे भी हुआ तो कोई बात नहीं। तो इस पॉइंट को बोलते हैं एमिंग पॉइंट। क्लियर? एमिंग पॉइंट, थ्रेशोल्ड, टच डाउन जोन। क्लियर? ठीक है। नाउ रनवे डेजिग्नेटर हम पढ़ेंगे। अब आप देखो यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है प्री थ्रेशोल्ड। ठीक है,
प्री थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड से पहले का एरिया। ये चीजें छोटे छोटे एयरपोर्ट्स पे या बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे बनाई जाती है। अब आप बोलोगे छोटे बड़े तो बोल दिए, बीच वाला क्यों नहीं बोल रहे, मीडियोकर एयरपोर्ट्स। इसका यूज ही कुछ ऐसा है ना, देखो मैंने पहले बताया था कि जब आप एक एयरफील्ड बनाओगे तो जिस तरह की आपकी सर्विसेज रहेगी उतना पैसा आप खर्चा करोगे, उतने फैसिलिटी आप अवेलेबल करवाओगे। सपोज आपने बहुत छोटा एयरफील्ड बनाया, ठीक है, एक रनवे बनाया, पार्किंग वे बना दिया और अपना टैक्सी वे बना दिया। वहां पे किसी एयरक्राफ्ट को हाई पावर रन करना है, एप्रन पे तो करेगा नहीं, पता नहीं किसको किसको उड़ाएगा। रनवे को ज्यादा देर एंगेज रख नहीं सकते, तो एक काम करो, रनवे के पीछे थोड़ा सा एरिया बना दो और यहाँ पे जाके अपने इंजन की गर्मी निकाल दो जितना आपके इंजन में पावर है। तो ये हो गया छोटे एयरफील्ड में एयर यूज। बड़ा एयरपोर्ट बनाए और हमारे पास एक बहुत ज्यादा बड़ा एयरक्राफ्ट आ गया, एयरबस 380। जब हमने इस एयरक्राफ्ट को बोला कि आप यहां से एंटर करो और यहाँ पे टर्न ले, तो ये बोला भाई हम इतने चोरे हैं ना कि तुम्हारे आसपास के एस्टेब्लिशमेंट को तोड़ देंगे, हमारा मूवमेंट आसानी से यहां नहीं हो पाएगा। तो हमने उसको बोला अच्छा एक काम करो भाई, हमने ये फालतू का एरिया एक्स्ट्रा बना के रखा है, आप इधर के बदले इधर से एंट्री करो और अपने एयरक्राफ्ट का बायां दायां जैसा मूवमेंट करना है, पूरे खाली एरिया में आप अपने एयरक्राफ्ट को लाइन अप कर लो, ताकि आपके विंग का स्पान ना हमको डिस्टर्ब करे ना किसी और को। तो बेस्ड ऑन द यूटिलिटी प्री थ्रेशोल्ड बनाया जाता है, बनाओ नहीं बनाओ, नॉट अ मैंडेटरी पार्ट ऑफ एयरपोर्ट। क्लियर? फिर आप वहीं पे देखते हो कि यहाँ पे लिखा है डीआइसिंग एरिया। इंडिया में डीआइसिंग एरिया की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फॉरेन में डीआइसिंग एरिया बनाया जाता है। क्यों? आप जब आपका आइस मेल्ट होगा तो वो पानी बनेगा, तो यहाँ पे सीवेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम लगा के रखेगा। एप्रोन पे पानी स्पिल कर दोगे, किसी का एयरक्राफ्ट का ब्रेक फेल हो जाएगा, ब्रेक लगाएगा एयरक्राफ्ट स्किड कर जाएगा। तो एप्रोन पे पानी आप गिरा नहीं सकते, टैक्सी वे पे पानी गिरा नहीं सकते, रनवे पे गिरा नहीं सकते। तो हमने किसी एक एरिया में ड्रेनेज सिस्टम लगा दिया और उसको बोल दिया डीआइसिंग एरिया। ठीक है, ऑप्शनल। फिर टैक्सी स्टैंड, ये तो अपना एक्सटर्नल है, कॉमर्शियल का यूज है, बाहर के जो लोग आए पार्किंग लगाए नहीं लगाए कोई दिक्कत नहीं। बस स्टॉप एडिशनल, एयरलाइनर एडिशनल, फायर स्टेशन एज ए मैंडेटरी पार्ट फॉर एन एयरपोर्ट टू कंट्रोल द इमरजेंसी, हेलीकॉप्टर स्टैंड एडिशनल, हाई स्पीड टैक्सी वे, ठीक है, जहां पे डिफेंस और सिविल एयरपोर्ट्स एक साथ होते हैं वहां पे कई बार हाई स्पीड टैक्सी वे बनाए जाते हैं। एज मार्किंग वेरी सिंपल, जितने भी टाइप के लाइट पेंट वगैरह किए हुए रहते हैं ग्राउंड पे उसको कहा जाता है एज मार्किंग। ठीक है, फिर आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट चीज दैट इज नोन एज स्टॉप वे। अब क्या होता है, रनवे के एंड में दोनों साइड, ठीक है, हालांकि इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया है, बट दोनों साइड अगर हमारा ड्यूअल चैनल रनवे है, बताऊंगा आगे क्या होता है ड्यूअल चैनल, तो उस केस में हम रनवे के एंड में स्टॉप वे बनाते हैं। स्टॉप वे क्या होता है, ये अनपेव्ड रहता है। अनपेव्ड मतलब कच्चा, पेव्ड मतलब पक्का, अनपेव्ड मतलब कच्चा। पक्का सड़क मतलब पेव्ड रोड, अनपेव्ड मतलब कच्ची सड़क, मिट्टी की सड़क है या ईंट डाल के छोड़ दिया। तो ये अनपेव्ड या फिर लो स्ट्रेंथ मटेरियल रखा जाता है, ताकि कभी अगर आपका एयरक्राफ्ट रनवे एक्सीड कर जाए, रनवे ओवरशूट कर जाए, तो आपके एयरक्राफ्ट का व्हील इसी में फंस के रुक जाए, नहीं तो आप पता नहीं दीवार पे जाके मारोगे और आपका एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट के साथ साथ बर्स्ट भी कर सकता है, फ्यूल टैंक में आग लग सकती है। तो रनवे के बाद ढीली मिट्टी, ठीक है, लूज मटेरियल्स के, ताकि आपके एयरक्राफ्ट का व्हील फंस जाए, तो उसको बोलते हैं स्टॉप वे। क्लियर? स्टॉप वे जब आपने पढ़ लिया तो आप एक चीज और पढ़ लो, क्लियर वे। ठीक है, क्लियर वे ये क्या होता है, रनवे के लास्ट में, ठीक है, स्टॉप वे तो ग्राउंड पे था, क्लियर वे एक एयर स्पेस है, हवा का स्पेस है। रनवे के बाद आगे का कुछ एरिया खाली रखा जाता है, यहाँ पे आपको बिल्डिंग्स बनाने अलाउ नहीं होते हैं, या बिल्डिंग्स बनाओगे भी तो लिमिटेड हाइट्स के बनाओगे। तो एयरक्राफ्ट के आफ्टर टेक ऑफ, ठीक है, आफ्टर टेक ऑफ
टू एस्केप फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शंस, कोई भी हमको अवरोध नहीं आए बीच में, ऑब्स्ट्रक्शन से बचने के लिए एक एयर स्पेस को खाली रखा जाता है, तो उसको बोला जाता है क्लियर वे। ठीक है, आफ्टर टेक ऑफ, टू एस्केप या फिर टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलिजन फ्रॉम एनी ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन, टावर, बिल्डिंग, खंबा, कुछ भी नहीं चाहिए, पिलर्स, नथिंग शैल बी देयर, खाली रखो उस एयर स्पेस को, ताकि जब एयरक्राफ्ट हमारा इनिशियल टेक ऑफ करता है तो धीरे धीरे क्लाइंब करता है ना, तो वहां पे उसको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े, ये सब मत बनाओ, तो उसको बोलते हैं क्लियर वे। क्लियर वे एक एयर स्पेस है, स्टॉप वे ग्राउंड का पार्ट है। Am I clear on this? Then you may look, then you may एयरपोर्ट look के at बाहर some का एरिया है ना? एयरपोर्ट के बाहर या एयरपोर्ट के बाउंड्री के अंदर अंदर, कई बार एयरपोर्ट ही बहुत बड़ा बना लिया जाता है, तो उसके बाउंड्री के अंदर भी चलता है कि कैंपस के बाहर तुम बिल्डिंग बनाओ नहीं बनाओ, उसके लिए हम सर्टेन लिमिटेशन लगा देंगे कि 4 महल से ज्यादा मत खड़ा करना, लेकिन इतने एयर स्पेस को पूरा खाली रख देगा, कुछ नहीं रखेगा। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द लैंड एक्विजिशन, एयरपोर्ट्स जब बनाए गए, अगर अच्छा खासा कैंपस ले लिया तो बाहर के बिल्डिंग को कुछ भी इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, काम चल जाएगा। नया नया कम स्पेस है, नया नया एयरपोर्ट है, बाद में चल के विकसित हुआ, तो हम बाहर के लोगों को ही बोल देंगे या बाहर के अथॉरिटी को बोल देंगे कि यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स मत बनवाना। क्लियर? नाउ क्लियर। समथिंग इज नोन एज होल्डिंग पोजीशन। होल्डिंग पोजीशन को बोला जाता है इन एक्चुअल रनवे होल्डिंग पॉइंट। रनवे होल्डिंग पॉइंट, ये नाम याद रखना, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इस जगह का नाम है रनवे होल्डिंग पॉइंट। पॉइंट जहां पे रनवे में एंटर करने से पहले हम होल्ड करेंगे। क्यों होल्ड करेंगे? क्लैरिटी के लिए। हम टैक्सी करते हुए आए, बट रनवे में एंट्री करने से पहले एज ए मैंडेटरी पार्ट आप देखोगे हर कोई एयरक्राफ्ट वहां रुकता है, चाहे कितने भी प्रीमियम से प्रीमियम एयरक्राफ्ट हो, हर कोई एयरक्राफ्ट रनवे में एंट्री करने से पहले थोड़ी देर के लिए रोकेगा, भले वो स्टॉप मोमेंटरली हो, सेकेंड्स का हो, धीरे करेगा और रोकेगा, और उस एयरफील्ड के टावर से पूछेगा कि भैया रनवे में एंट्री करने के लिए क्लियरेंस है या नहीं, क्योंकि नोबडी नोज कि कब रनवे इंगेज है और कब रनवे इमरजेंसी में आ गया। तो आप कुछ भी करो, रनवे में एंट्री करने से पहले एटीसी से पूछो क्लियर टू एंटर द रनवे और नॉट। तो इस पॉइंट को बोला जाता है रनवे होल्डिंग पॉइंट। रनवे में एंट्री करने से पहले रुको। ये आपको एयरफील्ड में ब्लैक और येलो कलर की मार्किंग दिखेगी। ठीक है, ब्लैक और येलो कलर की मार्किंग दिखेगी एयर इन एक्चुअल, जहां पे हर एक एयरक्राफ्ट को रुकना होता है रनवे में एंट्री करने से पहले, रुक के पूछेगा एटीसी से, तो उसको बोला जाता है रनवे होल्डिंग पॉइंट। नाम फिर से याद रखना अच्छे से, रनवे होल्डिंग पॉइंट। किसका होल्डिंग पॉइंट? रनवे का। डन। ठीक है, फिर आप देखोगे कुछ लाइट्स, ठीक है, पापी लाइट्स या फिर वासी लाइट्स, बहुत सारे टाइप के लाइट्स होते हैं। लाइट्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी पर्टिकुलर केस के लिए लाइट इंपॉर्टेंट नहीं है। सर ये होल्डिंग पॉइंट वाला फोटो यही है ना, ये जो एयरक्राफ्ट स्टॉप किया है? अच्छा, आपने कोई शेयर किया है? यस यस यस, हाँ, यहाँ पे आप थोड़ा इमेज और क्लियर करोगे ना, वहां पे येलो एंड ब्लैक कलर का वो दिखेगा, हैच्ड। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा, अगला फोटो दिखाऊंगा रनवे होल्डिंग पॉइंट का, यहीं पे है। यहीं पे रेड कलर के जो आपको स्ट्रिप दिख रहे हैं, दैट इज फॉर गाइडिंग, कि इस साइड रनवे ये हो जाएगा, इस साइड रनवे ये हो जाएगा। ठीक है, वही है रनवे होल्डिंग पॉइंट। मैं आपको रियल टाइम एक डायग्राम दिखाता हूँ रियल एयरपोर्ट्स का। ठीक है, नाउ इसके बाद लाइट्स हम लोग आराम से पढ़ेंगे, वासी लाइट्स, पापी लाइट्स, ये जितने भी लाइटिंग एड्स हैं। एड मतलब एडिशनल, हमारे हेल्प के लिए क्या क्या बनाए गए हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं,
that is known as runway location runway designator, not location designator. रनवे पे आप देखोगे कुछ ना कुछ नंबर लिखा रहता है, 27, 09er, 13, 24, इस टाइप से रनवे डिजिग्नेटर। ये एक्चुअल में क्या होता है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 27 और यहाँ पे लिखा हुआ है 09er, तो इसका मतलब होता है कि ये रनवे अर्थ मैग्नेटिक के हिसाब से 270 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो रनवे डिजिग्नेटर को समझने के लिए मैं आपको दूसरे डायग्राम पे लेके चलता हूं। इधर चलो, इधर देखो। सपोज हमने एक रनवे बनाया, तो इसके दो एंड, हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि जो सर्कल होता है उसका डायामीटर एक दूसरे के 180 डिग्री अपोजिट होता है। एक स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के 180 डिग्री अपोजिट होता है। ठीक है, 180 डिग्री का डिफरेंस रहता है दो पॉइंट में स्ट्रेट लाइन के ऊपर। और सर्कल का डायामीटर दो एंगल बनाता है, एक साइड सर्कमफेरेंस पे अलग, दूसरे साइड सर्कमफेरेंस पे अलग। तो हमारा रनवे जो है ये भी तो हमारे अर्थ के रिस्पेक्ट में एक डायमीटर जैसा ही है। तो हमारा एक रनवे एक बार में दो एंगल बनाएगा अर्थ के रिस्पेक्ट में। एक साइड से सपोज वो 90 डिग्री बना रहा है, दूसरे साइड से वो 270 बनाएगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के 180 डिग्री अपोजिट होता है रनवे। तो 90 + 180 270, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री अपोजिट है, और रनवे हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो सकता है। तो एक रनवे एक साइड पे एक बार में 270 बनाया, दूसरे एंड पे 90 डिग्री बनाया। तो जहां पे 270 बनाया वहां पे बोल दिया रनवे 27, जहां पे 90 बनाया वहां बोल दिया रनवे 09er। अगर यहीं पे इसने बनाया होता 340 डिग्री तो हम बोलते रनवे 34, और यहीं पे इसने बनाया होता 120 डिग्री तो हम लोग बोलते रनवे 12। क्लियर टू ऑल? and these two ends of the runway are 180 डिग्री apart from each other। तो हम रनवे पे देखोगे इस साइड अगर 09er है तो इस साइड रहेगा 27। तो एक रनवे एक बार में डुअल चैनल यूज हो सकता है, दोनों तरफ से यूज हो सकता है, बेस्ड ऑन द विंड्स डायरेक्शन एंड ऑल। आप चाहो तो आज इधर से टेक ऑफ करवाओ, कल इधर से करवा लेना, या सुबह में इधर से टेक ऑफ हो रहा है, शाम को इधर से टेक ऑफ हो जा रहा है, दोनों साइड से यूज होगा, लेकिन एक बार में एक ही। ऐसा नहीं है कि एक फ्लाइट इधर से टेक ऑफ किया, अगला फ्लाइट इधर से टेक ऑफ करेगा, नहीं, डिफिनिट टाइम फ्रेम में एक बार में एक ही डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो एयरक्राफ्ट 12 बजे टेक ऑफ किया इधर से किया, जो 12:05 में किया उसको इधर से करवाए, फिर 12:07 में एक फ्लाइट है उसको इधर से करवाएंगे, नहीं, एक टाइम फ्रेम में कोई एक डायरेक्शन। क्लियर? तभी आपको रनवे पे दो मार्किंग दिख रहे हैं। और सिमिलरली एमिंग पॉइंट, टचडाउन जोन, थ्रेशोल्ड, ये सब भी दो दो बने हैं। क्लियर? क्लियर। सो दिस इज द डिफिनेशंस ऑफ रनवे एंड इट्स पार्ट। अब मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा रनवे एयरपोर्ट का ओवरव्यू। आपको वहां से क्लियर आइडिया लगेगा कि कौन सा पॉइंट क्या है। ठीक है, ये वाला देखो डायग्राम, देखो, हालांकि इसमें रनवे होल्डिंग पॉइंट को सही से डिफाइन मार्क नहीं किया हुआ है। ठीक है, रनवे होल्डिंग पॉइंट को सही से मार्क नहीं किया हुआ है, बट यही रहता है आपका ओवरऑल रनवे का व्यू। एमिंग पॉइंट देखो, थिक व्हाइट कलर लाइन है, सेंटर लाइन एकदम बीच में जा रहा है, टच डाउन जोन ऑलमोस्ट 20% ऑफ रनवे को कवर किया हुआ है। लैंडिंग डेजिग्नेटर जो यहाँ पे है ये एक्चुअल में रनवे डेजिग्नेटर होना चाहिए। तो ये रनवे जो है रनवे 13 है इस साइड से। रनवे थ्रेशोल्ड, ब्लास्ट पैड यहाँ पे जो लिखा है ये देखो, ये प्री थ्रेशोल्ड का एरिया था। ठीक है, एज मार्किंग मतलब जो आपने पेंट किया हुआ है। ठीक है,
जहां पे एज मार्किंग लिखा हुआ है ना, वहीं पे होना चाहिए रनवे थ्रेशोल्ड, इस पॉइंट पे रनवे होल्डिंग पॉइंट। ये आप रनवे में एंट्री करने पहले यहां रुको और पूछो, ठीक है। तभी आप कभी कभी एयरपोर्ट पे देखते होगे कि ऐसा लिखा रहता है, कैसा, 27L09R, और ऐसा करके स्टैंप बना दिया जाता है ग्राउंड पे ही। अभी जो इमेज शेयर किया गया था, वायदा विक्टर टैंगो सियरा विस्की एंड पापा, सियरा विस्की पापा, जो रेड कलर के मार्किंग दिख रहे थे, इट वाज दैट ओनली। ये अगर बाएं साइड लेओगे लेफ्ट में तो रनवे 27 आपको मिलेगा, और राइट साइड लेओगे तो रनवे 09 मिलेगा, ठीक है। कई बार होर्डिंग्स लगा के भी लिखे रहते हैं, लाइट पोस्ट रहेंगे, इस टाइप के बैनर लगा देगा, यहाँ पे लिख देगा 27R, यहाँ पे लिख देगा 09L, या जो भी है, और इसके अंदर लाइट जलता हुआ रहेगा रात के लिए, ठीक है, होर्डिंग्स जैसा। ग्राउंड पे भी लिखे रहेंगे, बैनर भी लगे हुए हो सकते हैं, लाइटिंग वाले भी बैनर हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन उस एयरपोर्ट का अथॉरिटी उस एयरपोर्ट पे खर्चा कितना कर रहा है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स फॉर एन airport and its part. Hope I am clear for everything. Done? क्लियर है। तो अभी, हाँ, अभी हम लोग 2 बेसिक लाइट पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, बट 2 बेसिक लाइट पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या? टैक्सी लाइट और रनवे लाइट्स। जो टैक्सी वे के लाइटिंग होते हैं, तो इसको याद रखना, ये आता है क्वेश्चन नंबर 5 में। सेंटर लाइन ऑफ टैक्सी वे इज ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है। सेंटर लाइन ऑफ टैक्सी वे इज ऑफ ग्रीन कलर एंड एज मार्किंग ऑफ टैक्सी वे इज ब्लू कलर। इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हो, राइट। एज लाइट ऑफ टैक्सी वे ब्लू कलर, सेंटर लाइन ऑफ टैक्सी वे ग्रीन कलर। वैसे भी रूल कहता है, सपोज आप एयरपोर्ट की किसी पार्ट को इंगेज दिखाना चाहते हो, सपोज आपने एयरपोर्ट बनाया, ठीक है, बहुत क्या कह सकते हो, पैसा लगा के एयरपोर्ट बनाया, आप चाहते हो कि आपका एक स्टैच्यू बनाया जाए एयरपोर्ट के ऊपर, या फिर आप जिसको भी अपना आइडियल मानते हो कि महात्मा गांधी का मूर्ति लगाएंगे एयरपोर्ट पे, लगाओ, आपका एयरपोर्ट है, आप कुछ भी करो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लगाया महात्मा गांधी का मूर्ति, रात में कोई एयरक्राफ्ट आएगा, उसको महात्मा गांधी जी दिखे नहीं, वो उनका सर तोड़ते हुए अगले दिन लैंड करवा दिया चुपके से, वो तो बोलेगा भैया हमको दिखा ही नहीं। तो अगर आप एयरपोर्ट के किसी भी एरिया को इंगेज्ड दिखाना चाहते हो कि ये एरिया ऑक्यूपाइड है, ये एरिया ऑक्यूपाइड है, तो उसके आसपास ब्लू कलर का लाइट लगा दो, ठीक है, तो उसको मानेगा ऑक्यूपाइड। कई बार रनवे के आसपास इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के पॉइंट्स होते हैं, रनवे के आसपास, टैक्सीवे के आसपास इंस्पेक्शन एरिया होते हैं, विंड शॉक वगैरह लगाए जाते हैं रनवे के आसपास, तो जहां पे वो होता है ना, उसको ब्लू कलर से ऐसा सराउंड कर देते हैं, ताकि अंधेरे में किसी को पता चले कि यहाँ पे कुछ है, इसको ठोकते हुए नहीं निकलना है, ठीक है। तो टैक्सी वे का एज लाइट ब्लू कलर, यानी ऑक्यूपाइड है, ये खाली रोड नहीं है ये, ठीक है, और सेंटर लाइन ग्रीन कलर। क्या कुछ उसके बाद, एग्जांपल्स, हाँ हाँ, क्या हुआ? कुछ एग्जांपल्स हैं क्या उसके? टैक्सी लाइट्स के? नहीं नहीं, अगर हम तो किसी चीज को रिजर्व करना चाहते हैं किसी हाँ, यू पॉइंट। कैन, आप बिल्कुल बिल्कुल, आप रात में किसी एयरपोर्ट का वो देखना व्यू, मैं आपको दिखाऊंगा उसका फोटो, मेरे पास अभी होगा नहीं, बट अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको लगता है मुझे बताना ही पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज एक हो गया टैक्सी वे और एक है रनवे, ठीक है। इस बीच में ना कई बार इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के पॉइंट होते हैं, जो रनवे के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस जाते हैं, या फिर विंड शॉक लगाए हुए होते हैं, तो इसके आसपास ब्लू कलर की लाइटिंग होते हैं। आप पैरेलल खड़ा होगे तो आपको नहीं दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो आपको दिखेगा। मैं वही कोई बोल रहा हूँ, दूसरा उसके इमेज फोटो रखे हैं क्या आपने? मैं देखने की कोशिश करता हूँ इसमें दिखा रहा है कि नहीं, उतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा इसमें, नहीं उसका फोटो नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा कभी वो ढूंढ के, ठीक है।
दूसरे फोटोज में विजुअल नहीं है। हम्म, बट आप इसी इमेज से बस इतना अंदाजा लगाओ कि कैसे ये ऑक्यूपाइड टैक्सी वे है, तो इसको ब्लू कलर के लाइट से ढक दिया गया है। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज आपका रनवे की लाइटिंग्स। ठीक है, रनवे की लाइटिंग्स। नाउ रनवे की लाइटिंग्स एक पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, रनवे की लाइटिंग एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। वो पैटर्न क्या है दिखाता हूं। रनवे का एज लाइट, ठीक है, ध्यान से, रनवे का एज लाइट येलो या फिर व्हाइट कलर का हो सकता है। अब आप बोलोगे दो दो कलर आप कैसे बता रहे हो सर जी, कोई एक बताओ ना। रनवे का एज लाइट येलोइश व्हाइट, या उसको बोलते हैं पेल व्हाइट, ठीक है, वो कलर बोलते हैं। यानी वो जब आप नजदीक जाओगे तो वो येलो कलर का दिखेगा, थोड़ा सा येलोइश टोन रहेगा, और दूर से देखोगे तो व्हाइट दिखेगा। ऐसा लाइट होता है उसका। तो आप उसको जनरली बोल सकते हो व्हाइट या येलो कलर, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल होता है। एज लाइट, ठीक है। जो रनवे का सेंटर लाइट होता है ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। इनिशियली व्हाइट इन कलर, इन द बिटवीन mixing of white and red, combination of white and red, and at the end series of red color। तो अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जाएगा तो लिखा रहेगा रनवे लाइट्स डैश डैश एंड डैश, तो आप यहां लिखोगे व्हाइट, ठीक है, व्हाइट, व्हाइट एंड रेड और रेड। ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन नंबर 5 में। रनवे लाइट डैश डैश एंड डैश, व्हाइट, व्हाइट एंड रेड एंड रेड। इसको ऐसा क्यों बनाया गया है, इसके पीछे एक थ्योरी है कि आप लैंड करना शुरू किए अंधेरे में, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये हमारा सेफ जोन है, लैंडिंग एरिया है। जैसे ही व्हाइट और रेड आना शुरू हुआ, मतलब अब आपके एयरक्राफ्ट को ब्रेक लगा देना है, ठीक है। आप बीच में आ चुके हो रनवे के, और रेड आया मतलब रनवे खत्म होने वाला है। अगर हम अभी भी प्रॉपरली लैंड करने के कॉन्फ़िगरेशन में नहीं है तो एयरक्राफ्ट को उठा ले जाओ, नहीं तो दीवार में हिट हो जाएगा, ठीक है, रनवे ओवरशूट कर जाएंगे। तो ये उनके विजिबिलिटी के लिए है, कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट, व्हाइट एंड रेड कलर। आप देखो यहां पे आपको दिखेगा, शुरू में व्हाइट दिख रहा है, बीच में व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन है, इसलिए धीरे धीरे येलोइश होता जा रहा है, और लास्ट में पूरा रेड हो जाता है, ठीक है। सो रनवे का कलर कॉम्बिनेशन में व्हाइट, व्हाइट एंड रेड। क्लियर टू ऑल? ये तो फिर ऐसा दोनों साइड से होना चाहिए ना, टेक ऑफ एंड लैंडिंग तो दोनों साइड होता है, टू है। चेंज होता है, रनवे के लाइट्स मल्टी कलर होते हैं। अगर आप वो चेंज करोगे रनवे का क्या कह सकते हो डायरेक्शन, तो लाइट के कलर भी चेंज कर सकते हो उसी टाइम पे। जैसे आपने रनवे चेंज किया, नाइट लैंडिंग अलाउड है, लाइट अपने आप चेंज हो जाएगा, मतलब अपने आप इन द सेंस कि आपको करना पड़ेगा चेंज, ठीक है। रहते हैं मल्टी कलर एलईडीज यूज होते हैं, या पहले भी कॉम्बिनेशन ऑफ एलईडीज यूज होते थे, तो वो चेंज होता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रनवे डायरेक्शन लाइट्स चेंज होते हैं। क्लियर? ठीक है। सो दिस वाज द कलर फॉर टैक्सीवे एंड रनवे लाइट्स। अभी के लिए यही दो लाइट्स इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे अप्रोच लाइट्स में पापी, वासी और भी दो तीन इंपॉर्टेंट लाइट्स हैं, हम लोग उसको कंटिन्यूअस देखेंगे डिपेंडिंग ऑन द, जब वो हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो अपने आप उस चीज का लाइट का आपको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इंपॉर्टेंट टर्म दो, ठीक है। एक टॉपिक आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रनवे। जैसा हमने अभी तुरंत देखा कि एक साइड से एक रनवे कहलाता है रनवे 27, दूसरे साइड से वही रनवे हो गया रनवे 09। कोई बोलेगा भाई ऐसा कैसे, तो उस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि हाउ द रेसिप्रोकल ऑफ रनवे इज बीइंग कैलकुलेटेड एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट। प्लस आज हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टाइम एज वेल।
ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रनवे, एटीसी हायरार्की, डेफिनेशन, ये सब हमने ये सारे टॉपिक्स आज तक देख लिए। ठीक है। रेडियलिटी स्केल, इरेजिंग द स्टेशन, रेडियलिटी चेक, फोनेटिक्स, एरोड्रोम एंड इट्स पार्ट्स, डेफिनेशन एंड लाइट्स, एटीसी हायरार्की देख लिया। आज हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ रनवे एंड कैलकुलेशन ऑफ टाइम, यूटीसी से आईएसटी में कन्वर्जन। दैट्स ऑल। ठीक है। तब हम लोग कल पढ़ेंगे इकाउ लोकेशन डेजिग्नेटर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज्यादा थियोरिटिकल है। आप अगर एक बार समझ लोगे बहुत ज्यादा हेल्प होगा आपका इंटायर आरटी के सेशन में। ठीक है। सो अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल ऑफ रनवे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है ना उल्टा, जैसा आप वैसा हम, तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। अभी बहुत सारा न्यूज आपने करंट टाइम पे सुना होगा कि अमेरिका ने भारत पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। मतलब आपने जितना टैक्स हमारे ऊपर लगाया, हमारे कंपनीज के ऊपर लगाया, उतना ही टैक्स हमने आपके ऊपर लगाया। रेसिप्रोकल, आपने हमको जितनी जोर से ऊपर धकेला, हमने आपको उतनी जोर से नीचे धकेल दिया। रेसिप्रोकेटिंग टू ईच अदर। तो जो रनवे हमने अभी आपको बताया स्ट्रेट लाइन होता है। सो टू एंड ऑफ एन स्ट्रेट लाइन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक दूसरे के 180 डिग्री अपार्ट होते हैं। 180 डिग्री का डिफरेंस होता है स्ट्रेट लाइन के दो पॉइंट के बीच में, एंगुलर फॉर्मेट में 180 डिग्री का डिफरेंस है। तो अगर हमको बोला जाए टू फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ रनवे, फॉर एन एग्जांपल रनवे 27, तो कैसे पता करेंगे? एग्जांपल से समझेंगे, बहुत आसान रहेगा। हम जानते हैं कि रनवे का जो डेजिग्नेटर रहता है वो रनवे के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो दो एग्जांपल से समझते हैं। एक है रनवे 27, उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो रनवे 27 मतलब 270 डिग्री। ठीक है। नाउ हम जानते हैं कि रनवे 180 डिग्री का डिफरेंस रखता है। कोई भी स्ट्रेट लाइन या रनवे दो एंड में 180 डिग्री का डिफरेंस रखता है। तो सबसे पहले हम रनवे को कन्वर्ट करेंगे उसके डिग्री के फॉर्मेट में। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग 10। तो रनवे 27 है तो 270 डिग्री, रनवे 12 है अगर तो 120 डिग्री। अब अगर हमारा एंगल का लेंथ 180 डिग्री से ज्यादा है तो इस वैल्यू में 180 डिग्री को माइनस कर देंगे, और अगर हमारा वैल्यू 180 डिग्री से कम है तो उस केस में हम उसमें 180 डिग्री ऐड कर देंगे। 180 डिग्री ही क्यों? क्योंकि 180 डिग्री का ही तो डिफरेंस है। तो अगर हमारा एंगल 180 डिग्री से ज्यादा है तो उसमें से 180 डिग्री कम कर दो, और अगर हमारा एंगल 180 डिग्री से कम है तो उसमें 180 डिग्री ऐड कर दो। ऐड करो, क्या आया? 270 में से 180 घटाया तो हमको मिला 90, और 120 में 180 ऐड किया तो हमको मिला 300। तो अब हमारा जो रेसिप्रोकल रनवे है, एक का एंगल निकला 90 डिग्री, दूसरे का एंगल निकला 300 डिग्री। फिर हम इसको रनवे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डिवाइड बाय 10। ये हो गया रनवे 09er और ये हो गया रनवे 30। तो आप कह सकते हो रनवे 30 is reciprocal of runway 12 and runway 09er is reciprocal of runway 27. यानी these two angles or these two runways are reciprocal to each other. Hope I am clear on the topic how to calculate. कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उसको एंगुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। अगर वो वैल्यू 180 से ज्यादा है तो उस वैल्यू में 180 को घटा देंगे। अगर वो वैल्यू 180 से कम है तो उस केस में हम उसमें 180 ऐड कर देंगे। दैट्स ऑल। क्लियर? So I'll give you some question or over this, not much, only few. You can calculate manually without using pen and paper if you want. But if you need pen and paper, please go on the pen and paper, I'll suggest. So Sierra Whiskey Papa will give the reciprocal of runway 24 and runway 32, and Victor Romeo Lima will give the reciprocal for runway
08 and runway 26. Any other station available to answer? Then please let me know. Sierra Hotel Alpha and Vikas, if you guys are available for answer, then please let me know. आपके लिए भी question दे हूँ. Yes, sir. Okay. Sierra Hotel Alpha. For you, runway 25 and runway 05. Yes, go ahead with the answer. Whoever is ready. Victor Tango Victor Romeo Lima. Hmm. Runway 08 reciprocal is 260. ठीक है, तो आप ऐसे बोलना, रनवे 08 का रेसिप्रोकल रनवे 26. ठीक है, ओके. और 26 का रेसिप्रोकल 08. वेरी गुड, वेरी सिंपल. चलो नेक्स्ट. तेरा विस्की पापा. हाँ हाँ, रनवे 24 160. 160. रनवे 06. ठीक है, 240 में 180 अगर माइनस करेंगे ना तो 60 आएगा, राइट. तो रनवे 06 इज रेसिप्रोकल फॉर रनवे 24. व्हाट अबाउट 32? 36. रनवे 36. नहीं 32 का रेसिप्रोकल 360 कैसे होगा? 14. रनवे 14. हाँ ठीक है, एक मिनट बिल्कुल कुछ नहीं करना है. एक्सप्लेन कीजिएगा. क्या हो गया स्क्रीन? नहीं एक बार एक्सप्लेन कीजिएगा. अच्छा ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ. Sierra Hotel Alpha, please let me know the answers. Runway 07 and runway 23. 0. ठीक. Okay. So for you, it was a question of runway 24 and another one was runway 32, right? कोई बात नहीं. रनवे 24 को हमने एंगल में कन्वर्ट किया तो कितना आया? 240. और 32 को कन्वर्ट किया तो आया 320. ये दोनों फिगर जो है 180 से ज्यादा है, तो हम इन दोनों में से 180 घटा देंगे, राइट. चलो कितना आया? 240 में 180 घटाए तो आया 60. 320 में 180 घटाया तो आया 140. ठीक है, अब इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो आपका रनवे का एंगल रनवे का डेजिग्नेशन निकल जाएगा. तो 60/10 कितना होता है? 6. तो रनवे 06 एंड 140/10 रनवे 14. क्लियर? समझ में आया? ओके, हाँ ठीक है. पहला. Okay, then let me know 2 questions more. ठीक है, calculate the reciprocal for runway 28 and runway 16. You are having certain background noise, means some gossip of your friend might be going on, so that might be a point of distraction while explaining the topic. ठीक है, so that may also be a problem, क्योंकि ये टॉपिक उतना भी टफ नहीं था. Not a problem. Go ahead with the answer. Runway 10. Sorry, 01. No, it is a question for Sierra Whiskey Papa. And runway 01 नहीं, runway 10 सही है. हाँ, runway 10.
Okay, Seravisky Papa, waiting for your answers. For runway 28 is runway 10, 28. Runway 28 नहीं बोलना and है, runway runway 28. Practice for the sorry 28. 28 for हाँ. 10. For runway 16 is 1 18. No, नहीं no, नहीं 180. 160 180. नहीं रनवे 16 है ना. Yes. देखो तो इसको हमने कन्वर्ट किया 160 आया, इसमें 180 ऐड करेंगे तो 340 आएगा ना. रनवे 34. ठीक है. Sorry. क्या समझ में आ रहा है. क्योंकि इस रेसिप्रोकल का यूज इतना स्ट्रांग होने वाला है, आगे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, कि आपको वहां पे कैलकुलेट करने का टाइम नहीं मिलेगा. आपको देखने के साथ उसका आंसर आना चाहिए. तभी मैं यहाँ पे जोर दे रहा हूं आपके लिए. ठीक है. एक टॉपिक आएगा आगे जहां पे आपको फटक से रनवे का रेसिप्रोकल एकदम बिना टाइम वेस्ट किए आपके मुंह जवानी याद होना चाहिए. कैलकुलेट करने का टाइम नहीं मिलेगा आपको. ठीक है. सो रनवे 17 इसका निकाल के दो रेसिप्रोकल, एंड रनवे 33 का निकाल के दो. बताइए. जो पेन पेपर यूज करिए, कोई बात. Ready for the answers? नो सर, मेरे को समझ में नहीं आया, सॉरी. अच्छा, कोई बात. Very good. Be honest like this only. Whenever in future you will stuck on some topic, ask very straightforward. हमको बोला गया रनवे 17 का रेसिप्रोकल क्या होगा. ठीक है. तो हमने पढ़ा कि रनवे जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है कुछ ना कुछ. ठीक है. तो रनवे 17 का मतलब है कि वो अर्थ के साथ 170 डिग्री का एंगल बनाता है, एंड रनवे 33 का मतलब है कि वो अर्थ के साथ 330 डिग्री का एंगल बनाता है. क्लियर. यहां तक समझ में आया. नाउ हमने पढ़ा कि एक स्ट्रेट लाइन आपस में 180 डिग्री का डिफरेंस रखता है दो पॉइंट के बीच में. तो जब हमने रनवे के डिजिग्नेटर को एंगल में कन्वर्ट किया, अगर वो फिगर 180 डिग्री से छोटा हुआ तो उसमें हम 180 ऐड कर देंगे, और अगर वो फिगर 180 डिग्री से बड़ा हुआ तो उसमें से 180 डिग्री घटा देंगे. तो रनवे 17 180 डिग्री से छोटा है, उसमें 180 डिग्री ऐड कर देंगे. कितना आया? 350. और रनवे 33 इसमें 180 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा? 15. 150 आएगा इसमें. राइट. तो अब हमको पता चल गया कि रेसिप्रोकल रनवे का एंगल है 350 डिग्री एंड 150 डिग्री. तो रनवे 350 का मतलब होता है रनवे 35, एंड 150 का मतलब है रनवे 15. सो रनवे 15 एंड रनवे 33 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एंड रनवे 35 एंड रनवे 17 इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर. अभी समझ में आया? हाँ, ये इतना तो समझ में आया, बट ये हाँ, ऊपर हाँ. एक वो था ना जिसमें हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो क्या स्केल होता? ठीक है. अभी मैंने उसको नहीं बताया तो आपको समझ में आया, लेकिन मैंने वो 10 से डिवाइड करने बताया ना तो आपको कंफ्यूजिंग हो. वाई? एंगल जो है ना ये 350 डिग्री
इसको जब हम रनवे के फॉर्मेट में लिखते हैं तो डिवाइड करके लिखते हैं। 350 को लिखेंगे रनवे 35, 150 को लिखेंगे रनवे 15, 150 में डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 15 आएगा ना, तो वही हम लिखते हैं यहाँ पे, सिंपल। जैसे अल्टीट्यूड के केस में 100 का यूज करते हैं ना, फ्लाइट लेवल 18 मतलब 18,000 फीट, कैसे 100 से गुना कर दो। सिमिलरली रनवे 34 का मतलब है रनवे 340 डिग्री बनाएगा। हाँ, तो मतलब यहाँ पे ये है सीधा कि अगर 180 से लेस कोई वो है डिग्री, हाँ तो उसमें हाँ 180 ऐड करके, ऐड कर देंगे, और अगर 180 से एबव है तो उसमें 180 माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे। क्लियर? ठीक है, चलो एक एक्सरसाइज मीन्स 2 क्वेश्चन आपके लिए, प्लीज डू लेट मी नो। रनवे 23, ठीक है, रनवे 23 एंड रनवे 29er, सॉरी 23 एंड, ठीक है, 23 एंड 07, For runway 23, runway 50, नहीं रनवे 05, ये जो 50 है ना, इसको 10 से डिवाइड करोगे ना तो हाँ 05, 05, है। and for runway 07 is runway 23. 25 18/7 25 होता है। हाँ, ठीक है, yes, ठीक है, विल डू मोर प्रैक्टिस ऑन दिस टुमारो। ठीक है, होता है कई बार जब इमीडिएटली टॉपिक एक्सप्लेन करो तो एक्सरसाइज नहीं बनते। विल डू इट ऑन टुमारो, यू कैन आल्सो हैव अ लुक फॉर नाउ। चलो, मूविंग टू द टाइम कैलकुलेशन थिंग। The time suggested in aviation is 24-hour clocks, and all the time that is being used in flight plan are the UTC time. अब कौन बताएगा what is UTC and what is IST? क्या है UTC, क्या है IST? Who is going to tell me? IST अपना टाइम है, यूटीसी उसमें 5:30 जोड़ देते हैं। पहले फुल फॉर्म से, whenever in अच्छा, part 2 इंडियन or इंडियन any स्टैंडर्ड oral, टाइम। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नहीं नहीं, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन इसका नहीं है। बताओ बताओ, थोड़ा सा पीछे है, बताओ। यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम, ठीक है, हाँ, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम मतलब ऑलमोस्ट वही है लेकिन उल्टा करके, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम, और यह है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वेरी गुड। नाउ हु इज गोइंग टू टेल मी कि इंडिया में अगर 12 बज रहे हैं तो यूटीसी में कितना बज रहा होगा। सॉरी, वो तो चलो बाद का बात बताते हैं। चलो अब मुझे ये बताओ कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यूटीसी से कितना आगे है, कितने आवर्स से फॉरवर्ड है। अगर वहां पे मिडनाइट है, रात के, हाँ 5.5 घंटे हम लोग यूटीसी से आगे हैं। ठीक है, सो पीछे है ना, क्या हुआ, पीछे है ना। अच्छा, हम लोग आगे आगे हैं है कि एक्चुअली, पीछे है? यूटीसी पीछे। हाँ, यूटीसी पीछे। ड्यूटी से पीछे। हाँ ठीक है, चलो देन अगर इंडिया में 12 बज रहे हैं तो यूटीसी का टाइम क्या होगा। Who is going to tell? करो कैलकुलेशन। टाइम 17 17 बताओ, टाइम कैलकुलेशन करके सब लोग। टाइम का कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली इन एविएशन।
आप लोग तो FRB इतने ज्यादा बार भरते होंगे, you might have did multiple calculations. Who is going to tell me? 7 5 6.5 6.5. Very good. ठीक है, so it will be 0630. Now note in the format of अपना देसी language, you need to transmit in the format of standard aviation language. If in India it is the time of 1645, what is the time in UTC? 1645 मतलब 11:15। 1645 हाँ शाम हाँ को 4:45। करो 11 कैलकुलेशन। तो वन बोल तो वन बोल वन 1115 1115। 15। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो एक थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, हालांकि इतना ज्यादा नहीं रहता है, बट एक करके देता हूँ। 4-5 में कर लिया, काफी है। 1750, देन 1750 is 12 20। 1220, 12 नहीं। हाँ हाँ ठीक है, 1220। वेरी गुड। सो whenever we are going to see the time things in future, हमको टाइम कैलकुलेट की करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले बताया था हम यहाँ पे एयरक्राफ्ट ऑपरेट करते हैं, तो डिस्टेंस और टाइम का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। सो दिस टाइम कैलकुलेशन थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू सी द टाइम कैलकुलेशन, डिलीशन और सब्सट्रैक्शन। ज्यादा नहीं है, 1-2 पॉइंट पे ही है, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये टॉपिक आज एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, नाउ अगेन विल बैक टू द लेक्चर प्लान। विल डू इट लाइक दिस ओनली। ठीक है, अगर बाद का भी कोई टॉपिक अभी पढ़ा के काम निकल सकता है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, उसको बाद के लिए बचा के नहीं रखेंगे, क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन द मिड वीक्स ऑफ मे, तो जो टॉपिक छोटे छोटे निकल सकते हैं मैं उनको निकालता जाऊंगा। क्लियर? तो आज हमने देखा जैसे रेसिप्रोकल ऑफ रनवे, जैसे हम तो इंडिया में है ना, हम ATC यूटीसी हेरार। क्यों फॉलो करते हैं? ओके, इंडिया में हम लोग IST ही फॉलो करते हैं हमेशा, अभी बट जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह में एविएशन यूटीसी बोलते सेज, हैं। हाँ, that's what I'm saying ना। Aviation says you will follow International Civil Aviation Organization rule, तो आपको वहां पे UTC फॉलो करना है। आपका जहाज सिर्फ आपका नहीं है, इंटरनेशनल जहाज है, आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया है इंटरनेशनल लेवल का, तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना क्या है? इंग्लिश, क्योंकि हमको अपने आप को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल से मैच करवाना है। क्लियर? ठीक है, so these are the topics that are explained. Tomorrow we'll see ICAO location designator, very important topic, very you can say important in the point of field. ठीक है, और उसको पढ़ने के बाद ही आपका RT का क्लियर पिक्चर मिलेगा। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे ICAO लोकेशन डेजिग्नेटर, या फिर ICAO को अगर आप लोग ICAO बोलते हो चलेगा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन लोकेशन डेजिग्नेटर, कैसे किसी एयरपोर्ट का नाम हम लोग रखते हैं। आज के लिए हम लोग एक टॉपिक और पढ़ेंगे, दैट इज VFR एंड IFR, और यू कैन से फ्लाइट रूल। ठीक है, आपने, बिकॉज यू ऑल बिलोंग्स टू एवियोनिक्स डोमेन, इफ समवन विल आस्क हाउ मेनी फ्लाइट रूल्स आर देयर, आप क्या जानते हो जनरली कितने सारे फ्लाइट रूल हैं? फ्लाइट रूल में दो ही आया जनरली पर दो, भी VFR एंड IFR। यस, VFR एंड IFR। सो VFR क्या होता है पहले हम लोग वो देखेंगे। नाउ इन फ्लाइट प्लान, फ्लाइट रूल बेसिकली दो ही हैं, VFR एंड IFR। तो व्हेनेवर द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन RT एग्जामिनेशन पार्ट 2, ठीक है, आपसे पूछा जाए हाउ मेनी फ्लाइट रूल्स यू नो, तो आपको बोलना है generally there are two flight rules, VFR and IFR, but on the basis of operation के basis पे there are 4 flight rules is being used.
VFR एंड IFR, यांकी एंड जूलू। यांकी एंड जूलू क्या है? कुछ नहीं, इसी का फेरबदल है। कैसे? फ्लाइट रूल यांकी मतलब इनिशियली आप IFR के अंदर ऑपरेट करते हो और बाद में VFR के ऊपर कन्वर्ट हो जाते हो। कैसे? एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया, ये एक छोटा सा एयरफील्ड है बेल्लारी, ठीक है, जहां पे नाइट ऑपरेशंस पॉसिबल नहीं है या फिर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे आपको VFR लैंडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन आपने टेक ऑफ लिया मुंबई एयरपोर्ट से, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, पूरा ILS सिस्टम, तो आपने IFR में फ्लाइट टेक ऑफ करवाया, लेकिन लैंड के लिए आपको VFR में जाना पड़ा। तो इनिशियली आपने फ्लाई किया अंडर IFR, बाद में आपको चेंज करना VFR। इसको बोलेंगे फ्लाइट रूल यांकी। उल्टा कर लो, बेल्लारी से मुंबई आ जाओ, टेक ऑफ करोगे VFR के साथ, क्योंकि वहां पे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है, लाइटिंग एड्स अवेलेबल नहीं है, तो टेक ऑफ किया आपने VFR के अंदर में, लैंड करवा लिया IFR से, फ्लाइट रूल जूलू, ठीक है, यांकी एंड जूलू। ओके। जूलू पहले VFR में, बाद में IFR, यांकी पहले IFR बाद में VFR। सो आपको अगर आप बोलोगे कि देयर आर 4 फ्लाइट रूल, तो भी वो बोलेगा गलत बात। आप जनरली ऐसा फील करते होगे ना, व्हेनेवर यू आर बीन इनटू सम मैरिज फंक्शंस, तो गांव के कुछ ऐसे लोग मिलते हैं कि वो जो क्वेश्चन पूछेंगे उनका आंसर वही देंगे तो सही है, आप कुछ भी बोल लो आप गलत ही हो, ठीक है। तो यही फॉलो होता है कई बार ओरल में, कि आप कुछ भी बोल लो, इंटरव्यूअर बोलेगा कि नहीं गलत, आप बोलोगे 4 फ्लाइट रूल है, बोलेगा गलत, आप बोलोगे 2 फ्लाइट रूल है, बोलेगा गलत। तो कौन सा मेरे पास MCQ है कि टिक मारना है, आइदर 2 में टिक मार सकते हैं या 4 में टिक मार सकते हैं। सब्जेक्टिव ही तो है, बोलना ही तो है, दोनों बोलेंगे। कैसे? स्मार्ट ट्रिक्स बोलेगा हाउ मेनी फ्लाइट रूल्स आर देयर, बोलो जनरली देयर आर 2 फ्लाइट रूल ओनली, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन देयर आर 4। समझ जाएगा, स्मार्ट लड़का है, छोड़ ही नहीं रहे मौका, ठीक है। तो ऐसा ही आंसर करना है हमेशा, ना ही 2 पे अरे रहना है, ना ही 4 पे अरे रहना है, दोनों चिपकाना है, ठीक है। नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज VFR एंड व्हाट इज IFR। वेरी बेसिक, आप सब जानते हो। सबसे पहले विल सी एट IFR। इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल क्या होता है? व्हेन एयरक्राफ्ट इज बीइंग ऑपरेटेड कंप्लीटली रिलाइड ऑन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग। इंस्ट्रूमेंट ने जो बोल दिया वही सर आंखों पे। अंधेरे में फ्लाइट करोगे तो आपको आसपास कुछ दिखेगा नहीं। बहुत लार्ज एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर रहे हो, जहां पे आपको विंड स्क्रीन से सामने मुश्किल से कुछ दिखेगा, जनरली आपको दिखेगा ही नहीं आगे। उस केस में आपके एयरक्राफ्ट का इंस्ट्रूमेंट, एयरक्राफ्ट का डिस्प्ले जो बताया आपको वही मानना पड़ेगा। तो व्हेन एयरक्राफ्ट इज बीइंग ऑपरेटेड कंप्लीटली रिलाइड, रिलाइड मींस भरोसे पे, ठीक है, रिलायंस मतलब होता है भरोसा, रिलाइड ऑन द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग डेटा एंड इंडिकेशंस। इंस्ट्रूमेंट्स ने जो रीडिंग दे दिया, इंस्ट्रूमेंट्स ने जो डाटा दे दिया, जो इंडिकेशन दे दिया, उसको हमने मान लिया और वहीं से एयरक्राफ्ट ऑपरेट किया, तो वो IFR फ्लाइट होगी। इन दिस केस नो विजिबिलिटी ऑफ आउटसाइड ऑफ द एयरक्राफ्ट इज रिक्वायर्ड। बाहर देखने की जरूरत नहीं है। पायलट में ऑपरेट एंड टेक नेसेसरी एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग्स एंड डेटा और इंस्ट्रक्शंस केम फ्रॉम एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स। एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट ने जो इंस्ट्रक्शन दे दिया हम उसको मान लेंगे, जो बोल दिया हम उसको मान लेंगे। जो एयरक्राफ्ट IFR इक्विप्ड होते हैं, ऐसे एयरक्राफ्ट में a very large number of instruments and sensors are being installed: autopilot, synthetic vision, enhanced vision, ILS category 1 2, localizer, glide slope, VOR, इतने सारे तामझाम लगे रहते हैं, TOS, TCAS, GPWS, ठीक है। तो such aircrafts are having very large number of instruments and sensors which makes aircraft fly safely by डिस्टिंग्विशिंग। डिस्टिंग्विशिंग मीन्स पता लगाते रहना कि सब कुछ ठीक ठाक है ना, सब कुछ ठीक ठाक है ना। डिस्टिंग्विशिंग एंड एंश्योरिंग ऑल सिचुएशंस आर नॉर्मल। एंश्योर करता है कि सब कुछ ठीक है। एंड प्रोवाइड इंटेलिजेंस इन केस ऑफ एबनॉर्मल सिचुएशन। इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करेगा। सामने पहाड़ है, आप यहां पे जाके फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हो, तुरंत में TAWS चिल्लाना शुरू कर देगा, टेरेन टेरेन, पुल अप पुल अप। क्या किया उसने? इंटेलिजेंस दिया आपको।
कि सामने पहाड़ है, जाके धक्का मारना है क्या, जहाज ऊपर लो। तो उसने क्या किया, सबसे पहले डिस्टिंग्विश किया और इंश्योर किया कि सब कुछ ठीक है ना। जब सब कुछ नॉर्मल है तो चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं करना है उसको। कुछ भी नॉर्मल लगा, इंटेलिजेंस प्रोवाइड करेगा। कैसे? बाय द कैश, ऑरल या विजुअल वार्निंग, बोल के या दिखा के, या दोनों। ऐसे फ्लाइट हो गए आईएफआर फ्लाइट। वीएफआर फ्लाइट, visual flight rule, when aircraft is being operated by viewing outside the cockpit, बाहर देख के उड़ाओ। In this case, pilot distinguish safe operation, यहां पे कौन कर रहा था safe operation distinguish? Instruments and sensors, IFR में। लेकिन VFR में कौन इंश्योर करेगा safe operation? Pilot. Pilot distinguish safe operation of aircraft by ensuring all situations are normal and safe environment outside. In this rule, intelligence may also obtained through sensors. ऐसा तो नहीं है कि आपका एयरक्राफ्ट अगर एक बार आईएफआर इक्विप्ड है, भले आप वीएफआर उड़ाओ, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग देना थोड़ी बंद कर देगा। भले आप उस पर भरोसा नहीं करो, लेकिन वो अपना काम करता रहेगा। तो वीएफआर के केस में भी एयरक्राफ्ट अपना रीडिंग देगा, लेकिन पायलट ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। इंस्ट्रूमेंट्स पे रिलाय नहीं करना है, कंप्लीटली नहीं करना है, खुद से भी देखना है एक बार। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ने बोला पुल अप, तो झांक के एक बार देख लेंगे, अच्छा पहाड़ है क्या। ठीक है, तो ये हो गया वीएफआर। वीएफआर के केस में पायलट इंश्योर करेगा सेफ ऑपरेशन खुद से देख के, लेकिन इस केस में भी इंस्ट्रूमेंट अपना काम करना बंद नहीं करेगा। आपको चाहिए तो उसका यूज करो, नहीं चाहिए तो अपना काम कर रहा है, वो बंद नहीं होगा। ठीक है, सो दैट इज आईएफआर एंड वीएफआर। अगर आप अपना एयरक्राफ्ट 15,000 फीट के ऊपर उड़ाना चाहते हो तो आपके एयरक्राफ्ट में मैंडेटरी आईएफआर सिस्टम होना चाहिए, वीएफआर में फ्लाई नहीं कर सकते। प्लस वीएफआर ऑपरेशंस आर परमिटेड ओनली आफ्टर हाफ आवर ऑफ सनराइज एंड बिफोर हाफ आवर ऑफ सनसेट। सूर्य उगने के आधे घंटे बाद एंड डूबने से आधे घंटे पहले तक ही आपको वीएफआर फ्लाइट का परमिशन मिलेगा। इसके बाद आप अगर उड़ना चाहते हो तो आपको आईएफआर ऑपरेशन चाहिए। ठीक है, तो सूरज उगने के आधे घंटे बाद और डूबने से आधे घंटे पहले तक ही आप वीएफआर के अंदर में फ्लाई कर सकते हो। Am I clear over this topic? Yes, no, anything? क्लियर है। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग आगे नहीं पढ़ते हैं, दिमाग से भी कुछ कुछ चीजें उतरने लगेंगी अगर। हाँ हाँ, एक मिनट। जैसे ये टेक ऑफ विथ आईएफआर एंड लैंड विथ वीएफआर, दैट कॉल्ड एंकी। ओके, यंकी। हाँ, टेक ऑफ विथ वीएफआर, लैंड विथ आईएफआर कॉल्ड जोलो। तो सपोज आप जैसे अभी एग्जांपल दे रहे थे कि मुंबई से आईएफआर हमने टेक ऑफ किया, बेल्लारी में वीएफआर लैंड किया, तो वो हो गया हमारा एंकी। अगर इन केस ऑफ हमने मान लीजिए किसी आईएफआर रीजन एयरपोर्ट से नहीं उड़ा और ऐसे बेल्लारी तो ऐसे छोटे डोमेस्टिक जहाँ पे कोई भी आईएफआर रीजन नहीं है, वीएफआर रीजन में ही वो फ्लाई किया, तो उस केस में क्या सिंपल, मतलब कुछ रहे? नहीं सिंपल, मतलब वीएफआर फ्लाइट रूल वी। ठीक है, ओके, तो वो वीएफआर पार्टिकुलर पूरा वीएफआर, हाँ पूरा वीएफआर एंड पूरा आईएफआर अगर आईएलएस टू आईएलएस अप्रोच किया तो ओके, ओनली वीएफआर। ओके, सो विल सी द अपना कैलेंडर। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? रेसिप्रोकल ऑफ रनवे, एटीसी ऑफिस हायरार्की, फ्लाइट रूल्स एंड डेफिनेशन, ठीक है, और लेक्चर 3 तक के सारे टॉपिक्स। कल हम लोग देखेंगे इकाओ लोकेशन डेजिग्नेटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड चलो कल खाली इकाओ लोकेशन डेजिग्नेटर ही देखते हैं, फिर टाइम बचेगा तो डिसाइड करेंगे क्या आगे पढ़ना है। तो कल हम लोग देखेंगे इकाओ लोकेशन डेजिग्नेटर। आई थिंक देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल सी यू टुमारो 9 o'clock, ठीक है। एंड
After today, as I said, including today's date, all admissions are closed. So we'll be on fast track. Daily 2 घंटा पढ़ने हैं और अपने हिसाब से सिलेबस को अप डाउन करके भी पढ़ेंगे. छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे आज हमने VFR, रेसिप्रोकल ऑफ रनवे, these two are एकदम बेसिक लेवल टॉपिक्स. So I had pulled into the initial days only. अभी पढ़ लेंगे, आगे चल के प्रैक्टिस पे ध्यान दे लेंगे. ठीक है. So that's all for today. We'll see you tomorrow 9 o'clock and have a good night to all. चलो बाय बाय. ठीक है, कल मिलते हैं अब. बाय. गुड नाइट. Thank you, sir.